ऑसिलेशन, दोनों ही मोशन से या फिर मैकेनिक्स से रिलेटेड चैप्टर्स थे, है ना। अभी एक चैप्टर हम लोग फिज़िक्स 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के पार्ट से। देखो बेसिकली स्पीकिंग फिज़िक्स 2 की शुरुआत जो है ना वो चैप्टर नंबर 8 से होती है, एक हिसाब से देखा जाए तो। इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिज्म का जो पार्ट है वो चैप्टर नंबर 8 से चालू होता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मिला, कोई नई चीज़ नहीं है अपने लिए। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर पूरा एक अक्खा चैप्टर पढ़ चुके 11th स्टैंडर्ड में, याद है आप लोगों को? तो मैंने ही पढ़ाया था ना, तो उसी का कंटिन्यूएशन है वो, उसी के आगे के टॉपिक उसमें दिए हुए। तो हिसाब से देखा जाए तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही पढ़ना चाहिए, उसके बाद जो चैप्टर्स है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, मिला, एसी सर्किट, ये सब उसके बाद के टॉपिक्स बनते हैं। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से। किससे बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 9। बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान चैप्टर है। 4 से 6 मार्क्स का वेटेज है, मतलब विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स, विद ऑप्शन 6 मार्क्स, ठीक है ना। ईजी चैप्टर होने की वजह से ज़्यादातर कॉलेजेस के टीचर्स फिज़िक्स 2 में पहला चैप्टर यही चालू करते हैं। आपने देखे रहेंगे आपके कॉलेज में टीचर्स ने इसी को शुरुआत किया है कि नहीं? तो इसीलिए मैं भी उसी से चालू कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी चैप्टर आसान है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मुश्किल चैप्टर है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करोगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बनिस्बत थोड़ा ज़्यादा आसान है और छोटा भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उसमें डेरिवेशन काफ़ी सारी थ्योरी है, न्यूमेरिकल बहुत सारी टाइप्स के हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, सब कुछ एक लिमिट में पढ़ना है हम लोगों को। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, तो इसीलिए मैं भी आपको पहले यही चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको कॉलेज में भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए, ठीक है ना। तो मोस्टली ज़्यादातर कॉलेजेस यही करते हैं, फिजिक्स 1 में रोटेशनल डायनेमिक्स को स्टार्ट करते हैं और फिजिक्स 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करते हैं। और मैं होप करता हूँ कि आपके कॉलेज ने भी यही किया हो। नहीं किया है तो तुम्हारे कॉलेज को बैठ के घर पर ऐसा रो है, ठीक है, कि नसीब से मिला है कॉलेज। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, बात नहीं करेंगे। देखो ये चैप्टर भी ना आपको 11th में था, ये चैप्टर भी आपको 11th स्टैंडर्ड में था। नाम थोड़ा सा अलग था, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, ऐसा कुछ नाम था आपको, है ना, लेकिन था यही। उसी के आगे का टॉपिक हमको यहाँ पर स्टडी करना है, ठीक है, समझ में आ रहा अच्छे से? तो ये चैप्टर भी आपको 11th में था, 12th में हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक का जितना भी पार्ट है ना बेटा, आपको स्टेट बोर्ड के सिलेबस में तोड़ करके दिया है, 2 पार्ट में, 11th में और 12th में आधा आधा तोड़ के दिया। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक उठा करके देखोगे ना तो उसमें नहीं था उसमें। 12th का फिजिक्स 2 एनसीईआरटी का ज़्यादातर इलेक्ट्रिक के ऊपर ही बेस है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी एक साथ है, जो आपको 11th में आधा दिया है, 12th में आधा दिया है, उसमें वैसा नहीं, पूरा एक साथ। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है तो उसमें पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक एक साथ है आपका 11th का 12th का मिला करके, समझ में आ रहा है? तो फ्यूचर में आप जब कभी भी नेशनल लेवल के एंट्रेंस के लिए पढ़ते हो, JEE या नीट, तो ये नहीं समझने का कि करंट इलेक्ट्रिसिटी सर ने जो 12th में पढ़ा है खाली यही पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सर ने जो 12th में पढ़ा है खाली यही पढ़ना है, नहीं। हाँ, इतना पढ़ लिए तो आपका 60-70% वो चैप्टर हो गया, लेकिन जो 11th में हम लोग करके आए ना वो भी उसमें इंक्लूडेड है एनसीईआरटी के सिलेबस में। जब आप MSCT के लिए पढ़ोगे, MSCT नेशनल लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, महाराष्ट्र लेवल का एग्ज़ाम है, माने मैंने स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, तो उसका 80% जो पेपर होता है, जो क्वेश्चन पेपर होता है, वो 12th के सिलेबस पे ही बनता है। 80% क्वेश्चन उसमें 12th के सिलेबस पर ही आते हैं, और 12th का आपका सिलेबस, एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं, आपका सिलेबस जो आप महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ते हो। 20% क्वेश्चन पेपर ही 11th के सिलेबस पे बनते हैं, समझ में आ रहा है? तो ये जितने भी चैप्टर्स है जो आपको 11th 12th में बांट करके दिया है, MSCT के लिए आप 12th वाले चैप्टर को ज़्यादा फोकस करोगे चलेगा, लेकिन जब आप नेशनल लेवल के लिए पढ़ते हो तो फिर आपको 11th और 12th के दोनों को कंबाइन करके पढ़ना पड़ेगा। आई थिंक आई मेड इट वेरी मच क्लियर। वरना तुम लोग ये करोगे कि खाली मैं जो 12th में पढ़ा था उसी को पढ़ के ले लोगे, बस ऐसा नहीं होता है। MSCT के लिए चलेगा, लेकिन दूसरे एग्जाम्स के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। खैर, हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करेंगे ना, तब मैं आपको 11वीं का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक रिकैप दे दूंगा पहले लेक्चर में, बेसिक के तौर पर।
अभी फिलहाल मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक रिकैप दे रहा हूँ, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते बैठेंगे हम लोग। जितना अभी चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए ये चैप्टर मुझे समझ में आए, उसके लिए मुझे जितनी बेसिक नॉलेज होना चाहिए 9th स्टैंडर्ड से, 10th स्टैंडर्ड से, 11th स्टैंडर्ड से, 9वीं से ही आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी साइंस में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि नहीं। ओम्स लॉ वगैरह आप 9th 10th में पढ़ के आ रहे हो, कुछ नया नहीं आपके लिए, उसी को खाली 12th में उठा के अलग से दिया, ठीक है। तो जो बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। ईएमएफ इन सीरीज, ईएमएफ इन पैरेलल, रेजिस्टिविटी, ये सारे टॉपिक्स, थर्मल डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस, ये सब नहीं पढ़ाते बैठूंगा मैं आपको। बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उतनी चीज़ें जितनी चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आपको ये चैप्टर में इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रहा अच्छे से। चैप्टर का नाम ही क्या है बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। पहला क्वेश्चन हमको क्या डील करना है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं? तो बेटा इलेक्ट्रिक वर्ड जिधर भी आ गया, ELECT, इलेक्ट वर्ड जहां पर भी फिजिक्स के अंदर आ गया, इट स्टैंड्स फॉर, ये अपने को एक्सप्लेन करता है चार्ज के बारे में। किसके बारे में बोल? चार्ज के बारे में। तो ये जितने भी चैप्टर आप देख रहे हो लाइन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, समझ में आ रहा है? ये सारे चैप्टर कहीं ना कहीं इसका बेस, इसकी बुनियाद जो टिकी हुई है वो चार्ज के ऊपर टिकी हुई है। किसके ऊपर टिकी हुई है? बोल, चार्ज के ऊपर टिकी हुई। चार्ज, इसका सिंबल होता है क्यू। सिंबल क्या होता है बेटा इसका? सी से नहीं दिखाते हम लोग, क्यू से दिखाते, या तो कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू। ये चार्ज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के बेसिक में। जब मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाऊंगा ना तो उसके बेसिक में मैं आपको इस चार्ज के बारे में काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी बस एक ऊपर से देखते चार्ज होता क्या है, ठीक है ना। व्हाट डू वी मीन बाय चार्ज? ये चार्ज मैंने शॉर्ट में लिखा, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्या है? बोल, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी इलेक्ट्रिक चार्ज से ये इलेक्ट्रिक वर्ड आता है। समझ में आ रहा अच्छे से? तो इलेक्ट्रिक चार्ज ये चीज़ होती क्या है? क्या जानते हो आप चार्ज के बारे में? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? बताओ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? बोलो, नहीं मालूम? देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है ना, ये हर एक प्रॉपर्टी की, हर एक मैटर की, कोई भी मैटर हो, हर एक मैटर की एलिमेंट्री प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? एलिमेंट्री प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर के पास रहेगी ही रहेगी। आप उस प्रॉपर्टी को मैटर से निकाल नहीं सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर मास, वजन, मास, कितना भी छोटा मैटर हो या कितना भी बड़ा मैटर हो, उसके पास मास रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। आप उससे मास छीन सकते हो क्या? नहीं। आपका मेरा कुछ ना कुछ मास है कि नहीं? बेंच पे आप बैठे हो, उसका कुछ ना कुछ मास है। ये मार्कर का कुछ ना कुछ मास है। इवन आपके और मेरे बीच में जो हवा भरी हुई, इसका भी क्या है? मास है। ये सब छोड़ो, मैटर का सबसे छोटा फॉर्म जो आपको पता है, दैट इज एटम। मैटर का सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो आप जानते हो क्या है बेटा? एटम। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका भी मास होता है, उनका भी मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9 × 10⁻³ kg पर होता है। 9 × 10⁻31। -31 मतलब 0.30 आएंगे, उसके बाद एक 9 आएगा, इतने किलो का एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप सोचोगे सर ये तो है ही नहीं, अरे तो पार्टिकल भी तो कितना छोटा है वो भी तो देखो ना। पर ऐसा नहीं कि हम लोग उसका मास 0 बोल सकते क्या? है, उसके पास भी मास 9 × 10⁻⁹ kg है। तो जिस तरह हर मैटर के पास कुछ ना कुछ मास होता है बेटा, उसी तरह हर मैटर के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है। क्या होता है? बोल, कुछ ना कुछ चार्ज होता है। आपकी बॉडी पे, मेरी बॉडी पे, ये मार्कर पे, आपकी बेंच पे, आपकी बुक्स पे, इधर बोर्ड पे, आपके मेरे बीच में, ये हवा में, हर एक चीज में कुछ ना कुछ क्या होता है बेटा? चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। बस ये है कि आप उसका इफेक्ट हर बॉडी पे फील नहीं कर सकते, है कि नहीं? देखो, मास के साथ कैसा है? मास है, खत्म। उसकी कोई टाइप है क्या? नहीं, मास की कोई टाइप नहीं है, मास की कोई टाइप नहीं। पर चार्ज की होती है 2 टाइप। चार्ज की कितनी टाइप होती है बेटा? 2। आप सबको पता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो जब हम लोग मास की बात करते हैं तो हर मैटर के पास मास है, बात खत्म। लेकिन जब हम लोग चार्ज की बात करते हैं कि हर मैटर पर चार्ज है, तो हमको देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव चार्ज कितना है और नेगेटिव चार्ज कितना है।
समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। अब होता कैसा है ना कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अगर ये दोनों एक दूसरे की विसिनिटी में आते, करीब आते, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, आप सबको पता है कि नहीं। और पॉजिटिव पॉजिटिव करीब में आते तो रिपेल करते, नेगेटिव नेगेटिव करीब में आते तो रिपेल करते। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी दूसरे चार्ज की फील्ड से अट्रैक्ट या रिपेल होता है, ये इस बात का सबूत है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या मौजूद है, चार्ज मौजूद। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या मौजूद है, बोल, चार्ज मौजूद है। जैसे हम लोग बचपन में एक एक्सपेरिमेंट करते थे, पेपर को पीसेस में तोड़ देते थे, स्केल लेते थे, उसको बाल से रब करते थे और फिर ऐसा स्केल को करीब में लाते थे तो 2-3 पेपर के पीसेस जाके ऊपर चिपक जाते थे, है कि नहीं। ये एक्सपेरिमेंट असल में जादू नहीं है, आपको चार्ज एक्सप्लेन करता है। एक्सपेरिमेंट आपको प्रेजेंस ऑफ चार्ज बताता है, ठीक है। जब आप पेपर को फाड़ते हो, नीचे फेंकते हो, तो उस पेपर के ऊपर बहुत सारे चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस भी और नेगेटिव चार्जेस भी। अब जब ये स्केल को आप अपने बाल पे रब करते हो ना, तो यहाँ पे होता है फ्रिक्शन। क्या होता है बोल, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से हमेशा चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ट्रांसफ़र होते हैं। तो जब आप स्केल को अपनी बाल पर रब करते हो तो ऐसा समझो आपके बाल से कुछ चार्ज आपके स्केल के ऊपर आकर डिपॉजिट हो जाता है। ऐसे समझो यहाँ से नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र होकर किधर आ गया, स्केल पर। तो अब स्केल पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही स्केल को आप पेपर के पास लेके जाते हो तो पेपर पर मौजूद जो पॉजिटिव चार्ज होता है स्केल के ऊपर मौजूद नेगेटिव चार्ज से क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। इसी वजह से वो पेपर ऊपर चिपकता है। तो ये भी आपको क्या दिखा रहा है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज। तो कोई दो चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अट्रैक्ट या रिपेल होती है, ये किस चीज़ का प्रेजेंस प्रूफ करता है, बोल, चार्ज। हर ऑब्जेक्ट पे चार्ज। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज होने के बावजूद भी उसका नेट चार्ज 0 हो सकता है। नेट चार्ज मतलब टोटल। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस पे +2 कूलम का चार्ज है, +1 कूलम का चार्ज है, -3 कूलम का चार्ज है। +2 +1 -3, टोटल करो, +2 +1 +3, +3 -3 0। नेट चार्ज कितना है उस पर, 0। इसका क्या मतलब, उसके पास चार्ज नहीं है, 3 चार्ज है, लेकिन नेट चार्ज कितना है उसके ऊपर, 0। सारे चार्जेस ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या कहते हैं बोल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब उस पर नेट चार्ज कितना है बेटा, 0। तो जितने भी एटम्स होते हैं सब के सब कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो या निकाल दो तो उनकी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। इलेक्ट्रॉन ऐड करने से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम नहीं रह जाते, वो क्या बन जाते हैं, चार्ज आयन बन जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज आए तो कैटायन, नेगेटिव चार्ज आए तो आयन। ये सब आप जानते हो, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग इसको देख चुके हैं कि नहीं। इधर बट पीछे समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होता है ये आप सबको मालूम है, कुछ नई चीज़ है कि आपके लिए नहीं। तो हर ऑब्जेक्ट पे चार्ज होता है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है। ऐसा हो सकता है कि मेरी बॉडी पे नेट चार्ज 0, इसका ये मतलब नहीं कि मेरी बॉडी पे चार्ज ही नहीं है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर दिया बेटा, बैलेंस कर दिया, बैलेंस कर चुका है। इसीलिए मेरी बॉडी इलेक्ट्रिकली क्या हो जा रही है, न्यूट्रल हो जा रही है, ठीक है ना। तो जो पूरा फिजिक्स 2 का अपना पार्ट है, करंट का पार्ट, मैग्नेटिज्म का पार्ट, ये पूरा पार्ट किसके ऊपर टिका हुआ रहता है, बोल, चार्ज के ऊपर टिका हुआ रहता है। अच्छा, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम है, याद। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है बेटा, कूलम। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम। एक बेसिक बात मैं आपको और बता दूं, हर एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज कहाँ से आया वो भी समझो। हर एक मैटर किससे बना है, एटम से। कोई ऐसा मैटर जानते हो जो एटम से ना बना हो, बताओ, जानते हो, नहीं जानते, है ही नहीं तो जानोगे किससे। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट अनडिस्ट्रक्टेबल अनडिविजिबल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। एटम किससे बना हुआ होता है, सेंटर में न्यूक्लियस, सराउंडिंग में शेल या फिर ऑर्बिट। न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑर्बिट में कौन घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रोटॉन होता है वो इतना छोटा पार्टिकल है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या बोल सकता हूँ मैं, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, छोटा छोटा पार्टिकल, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, बोल, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन को मैं क्या बोल सकता हूँ, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। यानी कि एटम्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बने हुए होते हैं। और हर एक चीज़ किससे बनी है, एटम से। तो हर एटम के अंदर क्या रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। यानी हर एटम के पास क्या रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। कहाँ से हर ऑब्जेक्ट के पास चार्ज आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है बेटा। हर ऑब्जेक्ट के पास चार्ज कहाँ से आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। हर मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है।
एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाम के दो पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए हर मैटर भी किससे बना हुआ है, चार्ज से। मतलब हर मैटर के ऊपर क्या प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है अच्छे से? अब जरा ध्यान से सुनो, ये वैल्यू याद रखना, एक काम आएगी आपको। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। 11th के इलेक्ट्रोस्टैटिक में बता चुका। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज होता है बोल, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और जो एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, इसके ऊपर होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। वैल्यू सेम है, खाली साइन अलग। इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता है नेगेटिव में, प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है पॉजिटिव। तो इस वैल्यू को याद रखेंगे। अब फंडा कैसा है, मैंने थोड़ा बहुत आपको चार्ज के बारे में ऊपर से बता दिया, डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। फंडा कैसा है ना बेटा, जब तक ये चार्ज रुका हुआ रहता है, अपनी जगह पर रुका है, मूव नहीं कर रहे, तो रुके हुए को हम लोग कहते हैं स्टैटिक। रुके हुए को हम लोग क्या कहते हैं बोल, स्टैटिक। रुका हुआ है वो स्टैटिक है, रेस्ट पर है, रेस्ट पर। कौन रेस्ट पर है, चार्ज। चार्ज का पूरा नाम इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से उठा लिया वर्ड इलेक्ट्रो, क्या बन गया ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जब तक चार्ज रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तब तक उसके पास जो प्रॉपर्टीज होती है, या तब तक इसके बारे में स्टडी करना, ये स्टडी करना क्या कहलाता है बोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रुका हुआ है, रेस्ट पर है, आप उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हो, तो फिजिक्स की ये ब्रांच क्या कहलाती है बोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सर रुके हुए चार्ज के पास क्या क्या होता है? रुके हुए चार्ज के पास अपनी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट के ऊपर इसका क्या रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है। कोई भी दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है एक रुके हुए चार्ज के पास। इन्हीं के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक छोटी सी झलक आप 11th स्टैंडर्ड में देख चुके हो, उसी को हम लोग 12th में कंटिन्यू करेंगे। वहां पर हम लोग चार्ज को किस पे पढ़ेंगे, रेस्ट पे पढ़ेंगे। किस पे पढ़ेंगे बोल, रेस्ट पे। बस यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक छोटी सी बात याद रखना है कि अगर कहीं पर चार्ज है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा। क्या रहेगा बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर चार्ज है तो वहां पे क्या रहने वाला है बोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को याद रखो थोड़ी देर के लिए। फील्ड बोल, किसको याद रखना है आपको, पोटेंशियल को। जहां चार्ज है वहां पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा। अब ये पोटेंशियल होता क्या है सर, उसका फॉर्मूला क्या है, सब कुछ डिटेल में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखो, अगर यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ क्या रहने वाला है, चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल ये बताता है कितनी चार्ज है वहां पर। ज्यादा चार्ज है तो पोटेंशियल ज्यादा रहे, कम चार्ज है तो पोटेंशियल कम रहे। कम चार्ज है लेकिन चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ज्यादा कूलम का चार्ज है, तभी भी उसका पोटेंशियल क्या रहेगा, ज्यादा है। यानी पोटेंशियल ये बताता है चार्ज की कितनी क्वांटिटी वहां पर मौजूद है। समझ में आ रहा अच्छे से? तो अगर कहीं पर चार्ज है तो वहां पर क्या रहने वाला है, पोटेंशियल। तो जब तक चार्ज रुका हुआ है, जब तक उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वो चीज़ क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन जैसे ही चार्ज मोशन में आ जाता है, किसमें आ जाता है बेटा, मोशन में आ जाता है, मूव करने लग जाता है। ये चार्ज अब क्या करने लग गया बोल, मूव करने लग गया। इट हैज स्टार्टेड मूविंग। इसके पास वेलोसिटी आ चुकी है। क्या आ चुकी है इसके पास, वेलोसिटी आ चुकी है कि नहीं? तो जैसे ही चार्ज मोशन में आ जाता है, अब जब आप इसके बारे में पढ़ोगे तो इट विल नॉट बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि जब तक चार्ज रुका हुआ रहता है बड़ा स्वीट रहता है, इनोसेंट सा रहता है, लेकिन जैसे ही चार्ज मोशन में आ जाता है उसके तेवर बदल जाते हैं। जैसे ही चार्ज मूविंग हो जाता है, मूव करने लगता है, तो सबसे पहली चीज जो साइंटिस्ट लोगों को पता चली वो ये थी कि इस चार्ज के पास करंट आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, चार्ज। एक मूव करता हुआ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या कहलाता है बोल, करंट कहलाता है। फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या कहलाता है बेटा, करंट कहलाता है। बाद में उन लोगों को यह भी पता चला सिर्फ करंट नहीं, अगर कहीं पर चार्ज मूव कर रहा है तो वो अपनी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी बना लेते हैं। क्या बना लेता है बोल, मैग्नेटिक फील्ड। याद करो जब मैं आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां पर हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो देखे थे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे और घूमते रहते, स्पिन करते रहते, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट याद है, ऐसे ऐसे स्पिन करते रहते। तो अगर जोड़ी में इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसा स्पिन कर रहा है तो एक ऐसा स्पिन कर रहा है, दोनों की स्पिनिंग क्या हो जाती है, कैंसिल। लेकिन अगर अकेला इलेक्ट्रॉन अकेला ऐसे ऐसे स्पिन कर रहा है, उसको कोई कैंसिल नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मतलब कौन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। चार्ज है, मूव कर रहा है, मोशन में है, क्या आएगा उधर, मैग्नेटिक फील्ड है।
तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना। तो मैंने आपको बताया था जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होती है सॉलिड्स के अंदर। तो जैसे चार्ज मोशन में आए सबसे पहली चीज़ पिक्चर में क्या आ जाती है, करंट। बाद में देखा गया कि जब चार्ज मोशन में रहता है तो उसके सराउंडिंग में क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, चैप्टर नंबर 8, उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, रुके हुए चार्ज के बारे में। दूसरा चैप्टर जो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज मूव कर रहा है, सबसे पहली चीज़ जो वहाँ पर प्रोड्यूस होती है कौन सी है, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ रहे हैं। एक और चीज़ जो करंट के साथ साथ पैदा होती है कौन सी, वो मैग्नेटिक फील्ड। तो तीसरे चैप्टर का नाम ही देखिए ये, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है उसके वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड, वो तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद वाला चैप्टर है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक मटेरियल, यानी उसी मैग्नेटिज्म को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करेंगे। फिर बाद में साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में ऐसा आया कि जब करंट बह रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो क्या उसका उल्टा हो सकता है, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे मैं करंट बना सकता हूँ क्या, बिल्कुल बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। आप एक मैग्नेट के जरिए करंट को प्रोड्यूस कर सकते हो, यू कैन प्रोड्यूस करंट यूजिंग अ मैग्नेट। लेकिन अगर ये वायर है, इससे करंट मुझे बहाना है और ये मैग्नेट है, तो मुझे इस मैग्नेट और वायर इन दोनों में से या तो किसी एक को या तो दोनों को मोशन में रखना पड़ेगा। किस में रखना पड़ेगा, समझिए वायर ऐसे रुका, मैग्नेट को कंटिन्यू घुमा रहा हूँ, तो इस मैग्नेट के मोशन की वजह से इस वायर में क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। इस करंट के प्रोड्यूस होने को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं बोल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब किसी चीज़ में किसी दूसरी चीज़ को ज़बरदस्ती घुसा देना। तो इस वायर में करंट को घुसाया गया ज़बरदस्ती, किसकी मदद से, मैग्नेट की मदद से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेट की मदद से करंट इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करना, वायर में लेके आना। तो वो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। और फिर जब करंट को हम लोग पढ़ते हैं तो करंट की दो टाइप होती है, DC करंट और AC करंट। सारा सब कुछ हम लोग DC करंट के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन इस्तेमाल हर जगह ज़्यादातर AC करंट होता है। सारा सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, DC करंट। ये चैप्टर में हम लोग DC करंट के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग DC करंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर भी हम लोग ऑलमोस्ट DC करंट के बारे में पढ़ेंगे। सब कुछ हम लोग पढ़ते किसके बारे में, DC करंट के बारे में। क्यों, ज़्यादा यूजफुल है, नहीं ज़्यादा आसान है। छोटे बच्चों ना भी तुम लोग छोटे बच्चे, तो तुम लोग को DC करंट ज़्यादा पढ़ाया जाता है, जो आसान है उसको समझ लो। AC करंट को पढ़ना थोड़ा सा DC करंट की बनिस्बत मुश्किल हो जाता है। तो आपको AC करंट के ऊपर एक ही टॉपिक दिया है, AC सर्किट, खत्म। एक चैप्टर है AC सर्किट, 5 मार्क्स का, खत्म। ज़्यादा नहीं दिया है तुमको AC करंट के बारे में। तो AC करंट के बारे में हम लोग AC सर्किट्स के अंदर पढ़ेंगे। जब तक आप DC करंट को पढ़ते हो, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस नाम की एक चीज़ होती है। लेकिन जैसे ही AC करंट आता है तो वहाँ पे कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस, इम्पिडेंस, ये सारी चीज़ें आने लग जाती है। समझ रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इम्पिडेंस, ऐसा थोड़े बड़े बड़े टर्म्स आने लग जाते हैं वहाँ पर। इम्पिडेंस ट्राइंगल बनता है जिसके ज़रिए से टोटल रेजिस्टेंस निकाला है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वो DC करंट की बनिस्बत। लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा यूज़फुल, ज़्यादा एप्लीकेशन में हम लोग जो यूज़ कर रहे हो कौन सा करंट है, AC करंट है। तो आगे फ्यूचर में अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अपना ग्रेजुएशन किया, एज इफ़ यू आर बिकमिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर हम लोग DC करंट्स के बारे में बहुत कम ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम ही पढ़ते हैं। ज़्यादातर हमारा फोकस किस पे होता है, AC करंट के ऊपर होता है। समझ में आ रहा अच्छे से। तो ये लाइन से सारे टॉपिक उसी से रिलेटेड है, आप देखो समझ में आ रहा अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। तो जैसे ही चार्ज मूव करने लगता है ये एकदम से हल्क मोड में आ जाता है, एकदम बवाल कर देते हैं। करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, DC करंट, AC करंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फलाना ढिमकाना, सब आ जाता है इधर। और जब तक रुका हुआ है तो बस एक स्वीट इनोसेंट सा चार्ज है, रुका हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर देखें। सब में यार अच्छे से। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आप करंट को कैसे डिफाइन करोगे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस के फ्लो करने को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, करंट। अब ये चार्ज किसके किसके फॉर्म में फ्लो कर सकता है बोल, समझ, कहीं पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। कौन फ्लो कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कौन है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल। कैसा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो ये भी कहीं ना कहीं एक चार्ज ही है ना। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के बहने को भी हम लोग क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। इलेक्ट्रॉन के बहने को भी हम लोग क्या कहेंगे, करंट। अब जरूरी नहीं हर जगह इलेक्ट्रॉन ही बहे, कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन की जगह आयंस फ्लो करते हैं। कौन फ्लो करते हैं बोल, आयंस। एग्जाम्पल देता हूँ, एक बीकर ले लिया मैंने, इधर एक वायर, इधर एक वायर, यहाँ पे बैटरी, ऐसा बैटरी, यहाँ पे बल्ब, देखने के लिए करंट बह रहा है कि नहीं। ये बीकर खाली है, कुछ भी नहीं है बीकर में।
नथिंग इज देयर इन द बीकर, कुछ नहीं है बीकर में। बैटरी का बटन ऑन करूंगा, बल्ब जलेगा क्या? हाँ या ना में जवाब दो, जलेगा क्या? क्यों क्यों नहीं जलेगा? सर्किट क्लोज नहीं है, करंट पूरा कंप्लीट बह नहीं पा रहा है, यहाँ से यहाँ करंट नहीं बह पाएगा। इलेक्ट्रॉन इन मेटल के वायर्स में से तो बह जाएगा, यहाँ पे कैसे बहेगा ये इलेक्ट्रॉन? तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें नमक पानी का घोल डाल देता हूँ। क्या डाल देता बोल? नमक पानी का घोल। पानी में आपने जैसे ही नमक मिलाया, नमक पानी के अंदर जाके नमक नहीं रह जाएगा, क्या बन जाएगा? Na+ अलग, Cl- अलग। जितने भी सॉल्ट होते हैं ना, सॉल्ट, कौन बेटा? सर हम लोग तो एक ही सॉल्ट जानते हैं जो खाने में डालते हैं, नहीं रे, वो एक सॉल्ट है, बहुत सारे सॉल्ट है। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में तुम लोग उसी के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कभी हरा सॉल्ट दे देते हैं, कभी वाइट सॉल्ट दे देते हैं, कभी पर्पल सॉल्ट दे देते हैं, बोलते हैं कटाइन पता लगाओ, अनायन पता, वो सब क्या है? सॉल्ट है ना, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, ये सारी चीज़ें, सारे मेटल्स के, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम पर मैग्नेट, ये सब क्या है? सॉल्ट्स ही तो है ना। तो सॉल्ट्स खाली NaCl जो घर पे, खाली वो सॉल्ट नहीं है रे, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। आप इस्तेमाल ज़्यादा एक को कर रहे हो तो आपको लगता है वो एक ही सॉल्ट है, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। कोई भी सॉल्ट आप उठा लो, कोई भी सॉल्ट आप उठा लो, आप जैसे ही उसको पानी में डालेंगे ना, वो पानी में जाते ही अपने कटायन अनायन में तोड़ेगा। पानी में जाते ही क्या करेगा बोल? अपने कटायन अनायन में तोड़ेगा। तो जैसे ही आपने नमक पानी का घोल इधर डाला, सॉल्ट पानी के अंदर, सॉल्ट NaCl नहीं रह जाएगा, क्या बन जाएगा? Na+ अलग और Cl- अलग। तो इसमें Na+ अलग हो चुका है और Cl- अलग हो चुका है। ये Na+ Cl- कौन है बेटा? आयंस है। इसके ऊपर प्लस माइनस क्यों लगाते हैं हम लोग? क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है? चार्ज। Na+ मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज, Cl- मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब बताना ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? बिल्कुल जलेगा, आप भी जानते हो, आपको करने की जरूरत नहीं, आपको भी पता है यहाँ पे बल्ब जलने वाला है, जलेगा ना? क्यों जलेगा? करंट कैसे फ्लो कर रहा है? सर ये वायर्स का समझ में आता है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, ये पानी में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? बोले वायर का खिसक के आया क्या? नहीं, पानी में इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, यहाँ से यहाँ तक का जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो कर रहा है। पर पानी में जो करंट है वो किसकी मदद से फ्लो कर रहा है? आयंस की मदद से। अब आयंस भी क्या है बेटा? आयंस भी क्या है? चार्ज है। आयंस भी क्या है? चार्ज। तो जब मैं बोलता हूँ व्हाट इज करंट फ्लो ऑफ चार्ज, तो वो चार्ज कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का बहना भी चार्ज का बहना है, आयंस का बहना भी चार्ज, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे? करंट कहलाएंगे। ये दोनों ही क्या कहलाएंगे बेटा? करंट कहलाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? इवन हम लोग नाम भी देते हैं इसको, जब मेटल में से करंट बहता है ना इलेक्ट्रॉन की मदद से, उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बोल? इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्योंकि वो किसकी मदद से बह रहा है? इलेक्ट्रॉन की मदद से बह रहा है। और जब ऐसा आयन बीएन की मदद से सॉल्ट ऑल्ट डाला, आयन की मदद से करंट बह रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो करंट जा रहा है ना, उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं बोलते हम लोग, नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक करंट। आयनिक भी बोल सकते हो, ज़्यादा अच्छा नाम, ज़्यादा अच्छा वाला नाम लो ना, ज़्यादा अच्छा वाला नाम, थोड़ा ऐसा ज़्यादा पढ़े लिखे, क्या बोलते हैं हम लोग उस करंट को? बोलो, इलेक्ट्रोलाइटिक करंट। इलेक्ट्रोलाइटिक करंट क्यों बोलते हैं सर? असल में जो सॉल्ट हमने डाला ना, जो पानी में जाते ही आयंस में टूट गया, तो हर वो चीज़ जो पानी में जाते ही अपने आयंस में टूट जाती है, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? इलेक्ट्रोलाइट्स। नमक था, पानी में डाला, फट से NaCl अलग, Na+ अलग, Cl- अलग, मतलब वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। अब उसी नमक में कितना भी शक्कर डालते रहे, 1 चम्मच 2 चम्मच 10 चम्मच 20 चम्मच, शक्कर पानी में जाके नहीं टूटेगा, वो जो है वही रहने वाला। सुक्रोज है, सुक्रोज ही रहेगा, वो टूट के आयंस में अलग होगा क्या? नहीं। तो वो इलेक्ट्रोलाइट है क्या? नहीं। तो वो क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वो क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जो चीज़ पानी में जाते ही अपने आयंस में फटक से टूट जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोल? इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के आने की वजह से आयन बना और करंट बहा, इसीलिए इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक करंट। इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से बहने वाला करंट, या आप उसको आयनिक करंट भी शॉर्ट में बोल सकते हो, क्योंकि आयंस की वजह से वो बह रहा है। तो आज आपको एक और नई बात पता चल गई, करंट 2 टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट और आयनिक या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक करंट। पर करंट असल में क्या होता है समझा बेटा? फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्ज। ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन। ज़्यादा कंप्लीट डेफिनेशन कैसे आएगी? ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक करंट जा रहा था, यहाँ से यहाँ तक करंट जा रहा था, थोड़े टाइम तक दोनों जगह से करंट बह रहा था। मैं चार्ज को देख रहा था, यहाँ से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। मैंने देखा यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज फ्लो किया, यहाँ पे कितने कूलम का चार्ज फ्लो किया? 2 कूलम का। और यहाँ पे 20 कूलम का चार्ज फ्लो किया। मतलब किधर करंट ज़्यादा है? 20 कूलम वाले में। कौन बोला? कौन बोला? बात पूरी करने दो मेरे को। यहाँ से 2 कूलम का चार्ज बाद 2 सेकेंड में, यहाँ से 20 कूलम का चार्ज बाद 1.5 घंटे में। अब बता किधर करंट ज़्यादा है? नहीं समझा?
नहीं समझा? करंट सिर्फ इस बात पर नहीं डिपेंड करता कि इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। कम टाइम में ज्यादा चार्ज जा रहा है मतलब ज्यादा करंट है। अभी फट से तुमने दो बोले ना, कम टाइम में ज्यादा चार्ज जा रहा था, और ज्यादा टाइम में कम करंट आ रहा है मतलब कम चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब कम करंट। यानी चार्ज के बहने को करंट नहीं बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं? करंट। रेट मतलब एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। रेट कब लगता है? रेट कब लगता है बोलना? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हम लोग रेट कब लगाते हैं? एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। अभी रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा ना केमिकल काइनेटिक्स में, क्या करते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम क्या लग जाता है उधर? रेट लग जाता है। तो कितना चार्ज फ्लो किया है डिवाइडेड बाय कितने टाइम में फ्लो किया है, इसको कहते हैं करंट। इसको क्या कहते हैं बेटा? बोल, करंट। तो ज्यादा अच्छी डेफिनेशन ये वाली रहेगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बेटा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ज्यादा अच्छी डेफिनेशन ये है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और यहीं से हमको करंट का फॉर्मूला भी मिलता है। सर करंट का भी कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल फॉर्मूला है, करंट का बिल्कुल फॉर्मूला। यहीं से हमको करंट का फॉर्मूला भी मिलता है। करंट भले से एक फंडामेंटल क्वांटिटी, आप सबको मालूम है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। पता है ना, जो खुद पे डिपेंड करती है, किसी दूसरे से अपने आप को निकाल के नहीं दिखाती। तो यूजुअली फंडामेंटल क्वांटिटीज का कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता है, बट करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी होने के बावजूद भी उसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? उसका डेफिनेशन ही बता रही है। क्या फॉर्मूला उसका? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। ऊपर कौन आएगा? फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कितना चार्ज बहा है। तो जितना चार्ज फ्लो किया है डिवाइडेड बाय जितने टाइम में फ्लो किया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? करंट। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है? बोल, Q/T। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस चैप्टर में शायद उतना काम ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में बहुत काम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। ये Q को ऐसे ही रहने दे, ये T उधर चले गया तो क्या बन गया? IT। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया? I/T। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबको अच्छे से समझ में आया बेटा? तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, Q/T। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? चलो वो सब छोड़ो, स्केलर किसको बोलते हैं, वेक्टर किसको बोलते हैं? स्केलर जिसका डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो। और वेक्टर जिसका डायरेक्शन बताना जरूरी होता है। अब बताओ, करंट स्केलर है वेक्टर है? बोलो, वेक्टर है। क्यों वेक्टर है? क्यों वेक्टर है? उसका डायरेक्शन बताना पड़ता है ना। सर्किट में यहाँ से यहाँ करंट जा रहा है सर, यहाँ से यहाँ ऐसा करंट आ रहा है ना। करंट को हमेशा कहाँ से कहाँ दिखाते हैं हम लोग? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। हमेशा करंट ऐसे दिखाया जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। तो इसका डायरेक्शन दिखा रहे ना हम लोग। तो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर नहीं, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये बहुत बड़ा डाउट है, कंफ्यूजन है, जो बच्चों के माइंड में रह ही जाता है, ग्रेजुएशन तक चले जाते फिर भी रह जाता है। अचानक से किसी दिन कभी भूले भटके कोई, जैसे आज मैंने आपसे पूछ लिया, आप किसी से पूछ लें, ये वो क्वेश्चन है जो ज़्यादातर लोग किसी से करते नहीं है। तो ऐसे भूले भटके कभी किसी से ऐसा क्वेश्चन कर लेना, भाई एक बात बताना, क्या करंट स्केलर है या वेक्टर है? बोले इसका डायरेक्शन दिखाते ना अपन, तो बोलेगा हाँ डायरेक्शन दिखाते ना तो वेक्टर ही हुआ ना, जाहिर सी बात है। जैसा भी तुम लोग बोले फटाक से, एरो दिखा रहे ना सर, डायरेक्शन दिखा रहे तो वेक्टर ही रहेगा ना वो, है ना? नहीं, करंट दो वी रिप्रेजेंट इट बाय डायरेक्शन, भले से हम लोग उसको डायरेक्शन के जरिए दिखा रहे हैं, but still it is not a vector quantity, it is a scalar quantity. Let me tell you the reason. It does not follow any vector addition or multiplication laws. वेक्टर के एडिशन लॉस पढ़े थे हमने, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन का लॉ पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब कुछ भी करंट फॉलो नहीं करता है। जैसे 4 + 2 6 हो जाता है, 4 + 2 6 हो जाता है, 5 - 1 4 हो जाता है। करंट के साथ भी वैसे होता है, 5 एम्पियर - 2 एम्पियर 3 एम्पियर ही आएगा। वहाँ पे कोई वेक्टर अलजेब्रा लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। 5 एम्पियर + 4 एम्पियर 9 एम्पियर ही आएगा, वहाँ पे कोई वेक्टर अलजेब्रा लगाने की ज़रूरत नहीं। 2 एम्पियर × 3 एम्पियर 6 एम्पियर स्क्वायर, कोई वेक्टर अलजेब्रा लगाने की ज़रूरत नहीं। तो जो वेक्टर अलजेब्रा हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, वेक्टर को ऐड करना, वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना, वेक्टर को मल्टीप्लाई करना वाया 2 मेथड्स, एक स्केलर प्रोडक्ट, एक डॉट प्रोडक्ट, ये सारे वेक्टर अलजेब्रास को करंट फॉलो नहीं करता है। तो जब वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो ही नहीं कर रहा तो वेक्टर कहाँ से हुआ? वो स्केलर अलजेब्रा फॉलो कर रहा है, डायरेक्ट प्लस करो, डायरेक्ट माइनस करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ये सब तो स्केलर के साथ होता है। तो कौन है वो? स्केलर। दो वी रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्शन बट स्टिल इट इज अ स्केलर।
एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है क्या बोलूँ? तो ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लेना। करंट को हम लोग एरो से दिखाते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं उसकी, पहले सर्किट में इधर गया, फिर सर्किट में इधर गया, पर उसको कभी भी भूल से वेक्टर मत बोलना। व्हाट इज करंट? करंट इज स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की। तो पहले तो मुझे फॉर्मूले से क्या यूनिट बनती है बता दो। फॉर्मूले से क्या यूनिट बनेगी? देखो, क्यू बोले तो चार्ज, एसआई यूनिट। क्यों मतलब चार्ज ना बेटा, और अभी पढ़ा है चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, देख, कूलम। तो चार्ज की एसआई यूनिट कूलम अपॉन टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड। तो करंट की एसआई यूनिट क्या हो गई? कूलम पर सेकेंड। पर इसी को हम लोग एम्पियर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा? एम्पियर से। तो करंट का एसआई यूनिट क्या होता है बोल? एम्पियर। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है बेटा? एम्पियर। 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, ऐसा आपने सुना होगा ना, इतने एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो एम्पियर करंट का एसआई यूनिट है। अब छोटा मोटा करंट बहता है तो उसको हम लोग एम्पियर में नहीं नापते, उसको मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में नापते हैं। इसमें नापते बोल? मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में। कभी आपने सोचा है फिजिक्स में जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हो तो टीचर वायर देता है, बोले बैटरी से कनेक्ट कर, इधर जोड़, इससे जोड़, उससे जोड़। बैटरी ऑन करके वो वायर छूते तो मरते का नहीं, करंट है ना उसमें, तभी तो एमीटर की सुई हिल रही है ना, गैल्वेनोमीटर की सुई हिल रही है, करंट है ना उसमें, तो छुए तो मारे क्यों नहीं? मिली एम्पियर्स में करंट है। किसमें करंट है? मिली एम्पियर्स में, या फिर माइक्रो एम्पियर्स में, और छोटा माइक्रो 10⁻⁻⁶। तो इतना करंट तो अपनी बॉडी में ऐसे डेली बहता रहता है। कौन से सिस्टम में? थोड़ा सा बायोलॉजी का क्वेश्चन, सर्कुलेटिंग, हाँ हाँ, नर्वस सिस्टम तुम्हारी ऐसी की तैसी मारू, डूब मरो। अच्छा सा टाइम देखो, चुल्लू भर पानी लो, नाक में डाल के मर जाओ। ये इतना वीडियो में से निकाल देना। पता चला कोई सही में कर लिया तो जमा में है कि नहीं? अटेम्प्ट टू सुसाइड। अबे नालायको, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से जो पूरी बॉडी में सिग्नल्स जाते हैं, किसके फॉर्म में जाते हैं? किसके फॉर्म में जाते हैं? इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में। और माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर्स में होता है। तो उतना करंट तो डेली अपनी बॉडी लेके आ रही जा रही, उतने करंट से अपना क्या ही हो जाएगा? अपने को जरा झटका बिटका लगाने का है तो एम्पियर्स में करंट हो, मिली एम्पियर्स में मत दो। 10-20 एम्पियर का करंट दो तो फिर मैं ऐसा हिल के दिखाऊंगा तुमको, उसका इफेक्ट फील होगा हमको। मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर से अपना कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ रहा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया एम्पियर, करंट की एसआई यूनिट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते बेटा। आपने कुछ वर्ड्स 9th, 10th और 11th में कई बार सुने होंगे। वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, 11th में था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, है कि नहीं? थोड़ा इन सब के बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये सब अभी आपको पूरे चैप्टर में बार बार सुनाई देगा। इन सब के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या समझा रहा हूँ बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में लिखते हैं इसको पीडी। क्या लिखते हैं बोल? इसी का ऐसे समझ लो, इसी का दूसरा नाम है वोल्टेज। इसी का दूसरा नाम क्या है बोल? वोल्टेज। तो इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? वी से। किससे दिखाते हैं बोल? वी से। तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी मैं किससे दिखा सकता हूँ? वी से। चलेगा, चलिए, कोई दिक्कत। पोटेंशियल डिफरेंस को भी वी से दिखाओ, वोल्टेज को भी वी से दिखाओ, कोई मसला है? बिल्कुल नहीं, कोई मसला नहीं, सेम चीज़ है दोनों। सब में आ रहा है? दोनों के बीच में थोड़ा माइन्यूट, एकदम बाल बराबर, एकदम बारीक सा डिफरेंस है। उतना डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे, ऐसा समझो दोनों सेम ही चीज़ है। दोनों कैसी चीज़ है बेटा? सेम चीज़ है। देखो फंडा कैसा है ना, फिजिक्स का एक बेसिक सा कंसेप्ट है जो मैं आपको रेस्पिरेशन में भी पढ़ा चुका हूँ। उस वक्त तक फ्लो नहीं होता है जब तक डिफरेंस ना आए। बिना डिफरेंस के, बिना ग्रेडियंट के, डिफरेंस के कहीं भी फ्लो होता है क्या? रेस्पिरेशन में हमने पढ़े थे प्रेशर ग्रेडियंट, याद है? याद है कि जब लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम होता है और बाहर एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर का डिफरेंस आया तब इंस्पिरेशन होता है, हवा अंदर आती है कि नहीं? और सिमिलरली जब लंग्स के अंदर हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है, बाहर कम होता है, तो एक्सपिरेशन होता है, हवा फ्लो करके बाहर जाती है। इवन सर्कुलेशन में भी हमने पढ़ा है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पे ज़्यादा रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से कम की तरफ जाए।
डिफरेंस नहीं है तो फ्लो नहीं। अब वो अपनी बचकानी एग्जांपल जो अपन पहली से पढ़ते आ रहे हैं, एक पानी की टंकी इधर है, एक पानी की टंकी इधर है, दोनों नीचे पाइप से जुड़ी हुई है, इधर 10 लीटर पानी, इधर 2 लीटर पानी, पानी फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा? लेवल में क्या था बेटा? डिफरेंस था। तो बेसिक सा फंडा है, उस वक्त तक फ्लो कहीं पर भी नहीं होता जब तक डिफरेंस ना है। जब तक क्या ना है बेटा? डिफरेंस ना है। तो यहाँ पर भी तो चार्ज फ्लो कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी चार्ज क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। तो इधर भी किसी ना किसी चीज़ का डिफरेंस होना चाहिए ना। तो वो किस चीज़ का डिफरेंस होता है? वो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, इसीलिए उसका नाम ही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा हम लोग चार्ज के फ्लो के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो चार्ज रहेगा तभी तो फ्लो करेगा ना, जो चीज़ है ही नहीं वो फ्लो कैसे करेगी? चार्ज रहेगा तभी तो फ्लो करेगा ना। क्या बोला, समझ में आ रहा है कुछ? तो इधर ध्यान से देख, समझिए एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, यहाँ पर भी कुछ चार्जेस थे, यहाँ पे भी कुछ चार्जेस थे। मैंने देखा यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे चार्ज क्या है बोल? ज़्यादा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जहाँ चार्ज है वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा, जिधर ज़्यादा चार्ज है वहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा, जहाँ कम चार्ज है वहाँ पे, अभी समझा है ना? अभी समझा? ठीक है, तो सब लोग ध्यान से देखो। समझिए पॉइंट ए है, यहाँ पर कुछ तो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्या है बेटा बोल? क्यों है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल? चार्ज है उधर, सिंपल। क्यों है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उधर बोल? क्योंकि वहां पे चार्ज है। क्या है बेटा? चार्ज। और ये बी पॉइंट है, यहाँ पे भी कुछ तो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्यों है? क्योंकि वहां भी क्या है बेटा? चार्ज है। वहां भी क्या है बोल? चार्ज। इधर भी कुछ तो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्योंकि वहां भी क्या है बेटा? चार्ज। मैंने क्या देखा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लो, इधर हाई इधर लो। तो बताओ क्या दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है? नहीं, डिफरेंस है डिफरेंस है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो डिफरेंस रहेगा, उसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा बोल? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नापने के लिए जो यूनिट यूज होती है वो वोल्ट यूज होती है। क्या यूज होती है बोल? तो जो वोल्ट होता है ना, वो असल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है। किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक। अब सुन, यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है तो नंबर ले ले, कोई भी नंबर ले ले। समझ, यहाँ पे 15 वोल्ट का पोटेंशियल है। कितना? 15 वोल्ट। इधर पोटेंशियल कम है, नंबर ले ले कोई भी। समझ, यहाँ पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल है। डिफरेंस आया कितने का? डिफरेंस आया कितने का? डिफरेंस आया 10 वोल्ट का डिफरेंस आया। तो हम लोग बोलेंगे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या बोलेंगे बोल? इस पॉइंट में और इस पॉइंट में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, या उसी का दूसरा नाम वोल्टेज। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट का वोल्टेज है। समझ में आ रहा अच्छे से? अब समझ, मैंने ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया कंडक्टर के थ्रू, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, मतलब चार्ज की क्वांटिटी कम है। तो चार्जेस क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू, बोलना, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। चार्ज फ्लो करने को ही क्या कहते हैं हम लोग? चार्ज फ्लो करने को हम लोग क्या कहते हैं बोल? करंट। तो अगर आप चाह रहे हो कि कोई दो पॉइंट के बीच में करंट बहे, तो उसके लिए शर्त है, कंडीशन है, रिक्वायर्ड है कि इन दो पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट का पोटेंशियल हाई होना चाहिए और एक पॉइंट का लो होना चाहिए। करंट कहां से कहां जाएगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और दोनों पॉइंट के पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। अब समझ, दो पॉइंट, एक पॉइंट बी, इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इसका पोटेंशियल भी है 10 वोल्ट। दोनों को मैंने वायर से जोड़ दिया, करंट कहां से कहां जाएगा? कहीं भी नहीं जाएगा। हाउ मच करंट इज फ्लोइंग? 0। वाई? क्यों? दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 है। क्यों 0 है? समझा? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या था? सेम। ऐसे दो पॉइंट जिनका पोटेंशियल सेम हो, उनको फिजिक्स में हम लोग इक्वी पोटेंशियल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। तो दो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट के बीच में करंट कभी भी फ्लो नहीं। और ये याद रखने के लिए कुछ मुश्किल है। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल, दो ऐसे पॉइंट जिनका पोटेंशियल इक्वल हो। तो अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है, वो दो पॉइंट इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, उन दोनों के बीच में कभी भी करंट फ्लो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? समझा ना बेटा? पोटेंशियल इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? 0। नो डिफरेंस मतलब नो फ्लो। तो जहां पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वहीं करंट फ्लो करेगा, और जहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा वहां पर करंट फ्लो नहीं करेगा। सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा? सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना? तो ये मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज का कंसेप्ट समझा दिया। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या है बोल? इसकी भी ऐसा यूनिट क्या है बेटा? वोल्ट ही है ना?
15 वोल्ट में से 5 वोल्ट निकाले 10 वोल्ट ही आए ना, तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या है वोल्ट, इसकी भी ऐसा यूनिट क्या बेटा वोल्ट। ठीक है। अब मुझे बताना करंट अपने आप पिक्चर में आता है क्या? करंट को प्रोड्यूस करने के लिए लगता है उसका सोर्स, करंट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या लगता है बोले इसका सोर्स लगता है, सोर्स जहां से वो करंट आ रहा हो। ये सोर्स होते हैं दो तरीके के, ये सोर्स कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके। पहला सोर्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेल, क्या कहते हैं बोल, या फिर बैटरी भी बोलते हैं उसको। और क्या बोलते हैं उसको? ये घड़ी के अंदर क्या लगी है, ये मेरी घड़ी के अंदर क्या लगी है? बैटरी या फिर सेल। ये इसके अंदर क्या लगा हुआ है? बैटरी। आपके मोबाइल फोन के अंदर क्या लगी हुई? बैटरी। कार के अंदर, बाइक के अंदर क्या लगी हुई? बैटरी। ये सारी बैटरीज क्या प्रोड्यूस कर रही है? करंट प्रोड्यूस कर रही है, नथिंग एल्स, है कि नहीं? इसमें ट्रांजिस्टर लगा है, ट्रांजिस्टर जो मेरी आवाज को एम्पलीफाई करके तुमको फेंक के मार रहा है। मैं यहाँ पे धीरे से बोल रहा हूँ, ये तुमको तेज सुना रहा है, क्यों? वो एम्पलीफिकेशन कर दे रहा है मेरी साउंड एनर्जी का। ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस तभी करेगा जब उसको करंट मिलेगा, अगर करंट नहीं मिल रहा तो काम नहीं कर पाएगा। तो अब मैं क्या करूँ, इसको यहाँ पे वायर लगा के घूमूं? नहीं ना, वो लेके तो चल नहीं सकता ना, तो मैंने इसको एक करंट का सोर्स दे दिया है, क्या है वो? बैटरी, सेल, जिसको मैं ये वाले करंट के जरिए चार्ज कर लेता हूँ, बाद में यूज कर लेता हूँ, डिस्चार्ज होगा फिर से चार्ज कर लूंगा, फिर से यूज कर लूंगा। समझ रहे? तो पहली चीज जहां से आप करंट ले सकते हो क्या है बेटा? सेल। आपके कार के अंदर हॉर्न बज रहा है, आपकी कार के अंदर एसी चल रही है, स्पीकर सिस्टम बज रहा है, लाइट चल रही है, इंडिकेटर, सब कुछ है ना, ये सब करंट से ही तो चल रहा है ना। कहां से आ रहा है करंट? बैटरी। कार के अंदर जो बैटरी लगी है, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी बोलते हैं उसको, लेड एसिड बैटरी भी बोलते हैं उसको, वो बैटरी वहां पर हमको करंट बना करके दे रही है। इन सारी बैटरीज को, इन सारे सेल्स को जो असल नाम होता है ना वो कुछ और होता है। इनका असल नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। क्या नाम है बोल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इन बैटरीज में क्या होती है मालूम? कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। क्या होती है इन बैटरीज में बोल? कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इसीलिए इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। केमिकल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके ऊपर पूरा एक अक्खा चैप्टर है हमको केमिस्ट्री में जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम सुन लो, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कितने टाइप के होते हैं, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, गैल्वेनिक क्या होता है, वोल्टेक क्या होता है, सब देखेंगे हम लोग, वो एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन करंट को बनाने का पहला सोर्स क्या है बेटा बोल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा सोर्स क्या है मालूम? ये क्या सेल है? ये पंखा सेल से चल रहा है। हाँ बोले ऊपर गोल गोल लगा, अरे कैपेसिटर है वो, सेल नहीं है, बैटरी नहीं है वो। बहुत सारे घर वाले अम्मी लोग बोल देते, बोले उसकी बैटरी बदल, वो बैटरी नहीं है रे। क्या है वो बोल? कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कितने टाइम का होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पूरा एक टॉपिक है उसको लेके, कैपेसिटर नाम ही है उसका, हेडिंग ही है, दैट इज कैपेसिटर, नथिंग एल्स। वो बैटरी बैटरी नहीं है, क्या बेटा? वो कैपेसिटर है। इसको करंट कहाँ से मिल रहा है? वहां से सप्लाई आ रहा है ना, वहां से सप्लाई आ रहा है। आपके बोर्ड में सप्लाई कहाँ से आ रहा है? मीटर से। मीटर में सप्लाई कहाँ से आ रहा है? मेन ट्रांसफार्मर से। वहां पे सप्लाई कहाँ से आ रहा है? पावर स्टेशन के थ्रू, जहां पर पावर को जनरेट, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा रहा है। आपने 10th में चैप्टर पढ़ा है टुवर्ड्स ग्रीन टेक्नोलॉजी, याद है? उसमें आपको सिखाया गया पावर जनरेट कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे की जाती है। चाहे पानी की मदद से जनरेट करो, स्टीम बना करके, कोयले की मदद से जनरेट करो, एक चलो चुप, हीट की मदद से प्रोड्यूस करो, पानी की मदद से प्रोड्यूस करो, सनलाइट की मदद से प्रोड्यूस करो, चाहे वो सोलार इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, कोई भी इलेक्ट्रिक पावर, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, उसमें मकसद क्या होता है? एक टरबाइन रहती है, उसको नचाने का रहता है बस। याद है? 10 याद आ रही थोड़ी थोड़ी? एक टरबाइन रहती है, उसको गोल 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 घुमाने का रहता है कैसे भी। या तो पानी को भाप बनाओ, ये भाप जाकर के उसके ऊपर लड़ेगी, सेट करके घूमने लगेगा ऐसे ऐसे। अब ऐसा नहीं कि कहीं भी भाप मारोगे तो घूमने लगेगा, बोले सर इधर भाप मारो, नहीं घूम रहा है। टरबाइन पे निकली रहती ब्लेड्स, उसका बाकायदा होता है कैलकुलेशन। इतना खराब कैलकुलेशन होता है ना, इंजीनियरिंग में दिमाग खराब होता था हम लोग। कितना वेट है, कितने प्रेशर से फ्लूइड उसके ऊपर आने वाला है, उसके हिसाब से वो ब्लेड का एंगल कैलकुलेट किया जाता है, लिटरली कितने एंगल पे उसको टर्न करना है। और एक एक ब्लेड सेम उसी एंगल पे टर्न रहती है, इसीलिए उस पर जैसे ही फ्लूइड पड़ता है ना, वो फौरन से सनसन सनसन नाचने लगती है। तो उसके पीछे ना बहुत मेहनत लगी हुई रहती है इंजीनियर्स की। वो ऐसे नहीं बोले गोल गोल बना के रख दिए, बोले अब घूमेगी। काफी प्रिसाइज कैलकुलेशन होता है उसके पीछे। तो अब चाहे आप पानी को भाप बना के उसके ऊपर फेंको, उसको गोल गोल घुमाओ, सही है ना? चाहे आप एक ऐसे गिरते हुए झरने के नीचे उसको रख दो, झरने का पानी उस पर गिरेगा तो गोल 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 घूमेगा। पानी को भाप बनाने के लिए आप कोयला इस्तेमाल करो या न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस उसको घुमाना है मुझे कैसे भी।
तो ऐसा क्या होता है कि टरबाइन घूमते ही करंट बन जाते हैं? टरबाइन घूमी करंट मिल गया, हर ये लो इसको घुमा रहा हूं मैं, बनाओ करंट। ऐसा क्या होता है कि टरबाइन घूमते ही करंट बन जाता है? बताओ। जनरेटर से वो टरबाइन कनेक्टेड रहती है। किससे कनेक्टेड रहती है? जनरेटर से। अभी लेक्चर की शुरुआत में मैं आपको कुछ बता रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये वायर है, ये मैग्नेट है, अगर मैग्नेट और वायर में से किसी एक चीज को मूव कर दोगे तो करंट बनता है। अभी बताया ना। तो अपन करते क्या, मानो ऐसा वायर लेते हैं और उसको मैग्नेट के बीच में रख देते हैं। किस में रख देते हैं? मैग्नेट के बीच में। और ये मैग्नेट कनेक्टेड रहती है टरबाइन से। तो जैसे टरबाइन घूमती है, मैग्नेट घूमने लगती है। ये वायर है, मैग्नेट घूम रही है, वायर में क्या प्रोड्यूस होगा? करंट। ऐसे बनता है करंट, ऐसे बनता है करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए। हम लोग टरबाइन को नचा के मैग्नेट को नचाते हैं, मैग्नेट नाचता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो वायर के अंदर करंट इंड्यूस होता है। क्या कहलाता है फिनोमिना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इन दो तरीकों के जरिए हम लोग करंट को बना के यूज कर रहे हैं। एक तीसरा तरीका आजकल बहुत यूज में, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी है ना, फोटोवोल्टिक सेल नाम का एक सेल होता है। फोटोवोल्टिक सेल, दो नाम आ रहे हैं इसमें, फोटोवोल्टिक सेल। इसी को हम लोग शॉर्ट में पीवी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल? पीवी सेल, फोटोवोल्टिक सेल। फोटो वर्ड आता है लाइट के लिए और वोल्टिक आता है वोल्टेज के लिए। तो सनलाइट की मदद से वोल्टेज बना रहे, करंट बना रहे, फोटोवोल्टिक सेल। तो जो सोलार पैनल होता है ना, पैनल ऐसा लगा रहता है देख, उसमें फोटोवोल्टिक सेल एक नहीं बहुत सारे, हजारों सीरीज में लगे हुए रहते हैं, छोटे 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 छोटे। आप कभी उसको डिटेल में ऑब्जर्व करोगे तो आपको छोटे छोटे फोटोवोल्टिक सेल दिखाई देंगे। इवन आपके कैलकुलेटर के ऊपर भी 2-3 फोटोवोल्टिक सेल लगा रहता है जो लाइट को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। फोटोवोल्टिक सेल वाले कैलकुलेटर आते हैं, देखो समझ में आ रहा अच्छे से। तो फोटोवोल्टिक सेल कैसे काम करता है? वो सेमीकंडक्टर के फिनोमिना पे काम करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके जरिए भी आप करंट बना सकते हो। टरबाइन को नचा करके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके भी आप करंट बना सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके भी आप करंट बना सकते हो। और तीसरा, सनलाइट की मदद से आप करंट बना सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर फिजिक्स का, उसके अंदर पढ़ेंगे। फोटोवोल्टिक सेल कैसे काम करता है, लास्ट चैप्टर फिजिक्स का, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसके अंदर पढ़ेंगे। ये तीनों हमको डिटेल में पढ़ना है। करंट हमको कैसे कैसे, कहां से, कब, क्यों मिलता है। अभी फिलहाल बस नाम याद रखो आपको। करंट कहां कहां से मिल सकता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फोटोवोल्टिक सेल, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। वायर है, मैग्नेटिक फील्ड को घुमा रहा है, चेंज कर रहे हो तो उसमें करंट जनरेट होगा। सही है बेटा। अब मुझे एक बात बताना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन बिना केमिकल एनर्जी के हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो केमिकल रिएक्शन हो रही है तो क्या स्पेंड हो रही है? केमिकल एनर्जी। मानते हो? मानते हो। टरबाइन नाच रही है बिना एनर्जी के, एनर्जी है ना उधर, मैकेनिकल एनर्जी जो उसको घुमा रही है, और उधर भी करंट बन रहा है। कौन सी एनर्जी यूज हो रही है उधर? मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। याद रखना, ठीक है ना। फोटोवोल्टिक सेल में सनलाइट आ रही है, सनलाइट पे कौन सी एनर्जी होती है? सोलर एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है बोल? सोलर एनर्जी। सही है ना, सही है। एनर्जी का एक लॉ पढ़े हमने, बहुत बेसिक सा, सिंपल सा। क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। डिस्ट्रॉय कर सकते हो क्या? एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल रिएक्शन हो रही थी, केमिकल एनर्जी यूज हो रही थी, कहाँ गई? कहीं तो स्टोर हुई ना, कहीं तो स्टोर हुई ना वो एनर्जी। अभी आते हैं उसके ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड को नचा रहे थे, मैकेनिकल एनर्जी यूज हो रही थी, डिस्ट्रॉय हो सकती क्या? कहाँ गई? कहीं तो जमा हुई ना वो। समझ में आ रहा अच्छे से। सनलाइट आ रही थी, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, कहीं तो जमा हुई ना वो। तो जो सेल्स होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, इन सब में ये एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसमें कन्वर्ट होती है बोल। यानी मैं शॉर्ट में ऐसा बोल सकता हूँ कि जो छोटा सा सेल या छोटी सी बैटरी मेरे पास होती है, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें क्या घुसी हुई है बोल? एनर्जी घुसी हुई। क्या घुसी हुई इसमें? एनर्जी। तो सेल मतलब एनर्जी, समझ गए? सेल मतलब इसमें जो लाल कलर का एवररेडी का सेल लगा है, क्या है उसके अंदर भरी हुई? एनर्जी भरी हुई। इसमें जो मर्क्यूरी सेल लगा है, वो चिपटा वाला, सिल्वर वाला, क्या भरी हुई है उसमें? एनर्जी भरी हुई। इसके अंदर जो निकल कैडमियम बैटरी वगैरह लगी, लिथियम आयन बैटरी लगी तुम्हारे मोबाइल फोन्स के अंदर वगैरह वगैरह, उसमें भी क्या स्टोर है? एनर्जी स्टोर है। क्या स्टोर है बेटा? एनर्जी। तो सेल के अंदर क्या जमा होती है? एनर्जी। थोड़ी देर के लिए मैं इस पे नहीं आ रहा हूँ, ये भी एनर्जी तो ला के दे रहा है ना तुमको। वो पावर प्लांट में बना, फिर वहां से वायर्स के थ्रू, जनरेटर्स के थ्रू, ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू आपके घर के एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर पे आया, और फिर वहां से आपके मीटर में आया, आपके मीटर से आपके सप्लायर में बॉक्स में आया, और फिर आपके घर में यूज हो रहा है। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और कुछ नहीं ट्रांसफर हो रहा है, इधर एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है।
तो थोड़ा सिंपल रखते हैं, इतने भारी सिस्टम को नहीं लेते, सेल को लेते, बैटरी को लेते, बैटरी को जो घर क्लास में फिजिक्स के प्रैक्टिकल में आप यूज़ करते हो, मन चालू करने वाली बैटरी है कि नहीं। तो बैटरी में क्या जमा है बोल, बैटरी में क्या जमा है, एनर्जी जमा है। मैं आपको धीरे धीरे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ऊपर लेके आ रहा हूँ, और ये समझ गए ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कभी नहीं भूलोगे आप, बहुत ध्यान से समझो। धीरे धीरे मैं आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो सेल के पास क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है, इसको याद रखना। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, थोड़ा सा फिजिकल एग्जाम्पल, नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, करंट से थोड़ा बाजू हटते हैं। एक ऐसी एग्जाम्पल लेते हैं जो हमको समझ में आए, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। समझ में तो ये भी आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इधर देख, समझ, ऐसा एक पहाड़ है, ऐसा एक हिल है, हिल, देयर इज अ हिल, ठीक है ना। इधर पे एक कार रखी हुई है, ऐसा एक कार यहाँ पे रखी हुई है, और उसी के बाजू में एक कार और रखी हुई है। टेल में किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, किसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, बोल, किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, किसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। दोनों की सेम है, दोनों इक्वल हाइट पे है ना रे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, यानी पोटेंशियल एनर्जी सीधे किस पर डिपेंड करती है, हाइट पर। इस पॉइंट की दोनों पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी सेम है, क्योंकि हाइट क्या है बेटा, सेम। तो अगर ये कार यहाँ पर थी, इधर पे अपने आप आ सकती है क्या, नहीं, क्योंकि डिफरेंस नहीं होता। क्या नहीं है बेटा उधर, डिफरेंस नहीं। लेकिन मुझे इस कार को यहाँ से इधर लेके आने का है, इधर लेके आने का है। सर एकदम सिंपल है मालूम, ब्रेक पे से पैर हटा दो, ब्रेक पे से पैर हटा दो, क्लच को डिसंगेज कर दो, है ना, न्यूट्रल में लेके आ जाओ गाड़ी, गियर में मत रखो, ला के छोड़ दो इधर से, बस काफ़ी है। क्या आएगा बोलिए, गाड़ी क्या आएगा, अपने आप नीचे आएगी। कैसे नीचे आएगी, ये इंजन चालू है क्या, इन शॉर्ट हम लोग कोई एनर्जी दे रहे हैं क्या, खुद ब खुद वो नीचे आ रही। क्यों, क्यों, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाई है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लो है, कम है, ठीक है। तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे कोई भी चीज़ खुद ब खुद आती, हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे कोई भी चीज़ खुद ब खुद आती। इधर देख, ये बैटरी, दिस इज योर बैटरी, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल क्या दिखाता है, पॉजिटिव टर्मिनल क्या दिखाता है, हाई पोटेंशियल का पॉइंट। नेगेटिव टर्मिनल क्या दिखाता है, लो पोटेंशियल का पॉइंट। अभी बताया ना, हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट पॉजिटिव होता है और लो पोटेंशियल वाला पॉइंट। तो आपको हर बैटरी में प्लस माइनस लिखा हुआ मिलेगा, हर बैटरी में मिलेगा, हर बैटरी में प्लस माइनस लिखा हुआ मिलेगा। प्लस वाला पॉइंट आपको क्या दिखाता है, हाई पोटेंशियल पॉइंट। माइनस वाला पॉइंट आपको क्या दिखाता है, लो पोटेंशियल का पॉइंट। यह मैंने जोड़ दिया इधर, वायर सुट वायर जुड़ गया ऐसे। अब यहाँ से चार्ज निकला, कौन निकला बोल, चार्ज। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, अपने आप जाएगा। हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे कोई भी चीज अपने आप आती है। तो चार्ज को यहाँ से यहाँ तक फ्लो करा के लाने का काम किसका था, पोटेंशियल डिफरेंस का। किसका काम था बोल, किसका काम था, पोटेंशियल डिफरेंस का। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक चार्ज अपने आप जाएगा, किसकी वजह से जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। यहाँ हाई पोटेंशियल था, यहाँ लो पोटेंशियल था, डिफरेंस है, चार्ज अपने आप हाई टू लो फ्लो करेगा, खुद ब खुद फ्लो करेगा। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, हमको कोई एनर्जी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। तो फिर बैटरी लगी का सर इधर बीच में, जब एनर्जी देने का ही नहीं था। आप बोल रहे थे बैटरी मतलब एनर्जी, बैटरी मतलब एनर्जी, इधर एनर्जी लगी नहीं तो बैटरी लगाए क्यों। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे चार्ज जाएगा ना अपने आप, रुकना भी, पिक्चर खत्म नहीं, अभी बाकी है। ये देखिए, कार को इधर से उठाया, मैं इधर लेके आया। साइकिल कंप्लीट करना है ना मेरे को, साइकिल क्या करना है बोल, सर्किट कंप्लीट करना है मेरे को। यहाँ से यहाँ ये कार अपने आप आ गई थी, अब यहाँ से वहाँ कैसे जाएगी बोल, जाएगी अपने आप, जाएगी अपने आप। क्या लगेगी आपको, एनर्जी लगेगी बेटा। क्या लगेगी आपको, आप जब तक इसको एनर्जी नहीं देते तब तक ये कार यहाँ से यहाँ रिटर्न नहीं आ सकती। अब वो एनर्जी आप यहाँ पे कहाँ से दोगे, इंजन स्टार्ट करोगे, पेट्रोल जलेगा, उसकी केमिकल एनर्जी यूज़ होगी, तब एनर्जी मिलेगी, तो ये कार ऊपर जाएगी। सही है। तो देख, हाई वाले पॉइंट से लो वाले पॉइंट पे कार अपने आप आ गई थी। यू डोंट नीड एनी एनर्जी, डिफरेंस विल डू इट वर्क, डिफरेंस अपना काम कर देगा। लेकिन लो पॉइंट से हाई पॉइंट पे जाने के लिए व्हाट डू यू नीड, एनर्जी। व्हाट डू यू नीड, एनर्जी। तो जरा ध्यान से देख, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से, यहाँ पर हाई पोटेंशियल होने की वजह से, यहाँ पर लो पोटेंशियल होने की वजह से चार्ज अपने आप फ्लो करके जाएगा हाई टू लो। यू डोंट नीड टू गिव इट एनी एनर्जी। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल वो खुद ब खुद फ्लो करके जाएगा।
समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोला मैं? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे वो खुद ब खुद फ्लो करके जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज फ्लो कर रहा है किसकी वजह से फ्लो कर रहा है? बहुत पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। लेकिन करंट किसका नाम है? यहाँ से आए यहाँ पे रुक जाए, खत्म। किसको बोलते? करंट। ऐसा कंटिन्यू फ्लो करना चाहिए सर्किट में। तो यहाँ से यहाँ तक का करंट का फ्लो समझता है, यहाँ से यहाँ तक करंट कैसे आएगा? नेगेटिव पॉइंट मतलब लो पोटेंशियल, पॉजिटिव पॉइंट मतलब हाई पोटेंशियल। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आप अपने आप नहीं जा सकते। व्हाट डू यू नीड? एनर्जी सोर्स। क्या चाहिए आपको? यहां पर पिक्चर में कौन आती है? बैटरी। बोले मैं हूं। अभी मैंने आपको बताया, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, चाहे फोटोवोल्टिक सेल हो, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके करंट बना लो, किसी भी तरीके से आप करंट बना दो, वहां पे आप असल में एनर्जी को स्टोर कर रहे हो ना। एनर्जी को चेंज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर रहे हो। तो इसके पास एनर्जी है ना, इसी एनर्जी की मदद से ये बैटरी क्या करेगी? चार्जेस को लो पोटेंशियल से उठाएगी और कहां पे लेके जाएगी? हाई पोटेंशियल। और फिर यहां से यहां एक चार्ज खुद ब खुद लो टू है, फिर यहां से यहां कौन लेके जाएगी? बैटरी। अगर मैं बीच में से पिक्चर में से बैटरी हटा दो, बहा के दिखाओ ये करंट, फ्लो करके दिखाओ ये करंट, ये सर्किट कंप्लीट हो पाएगा क्या? रे अगर मैं कार में से इंजन निकाल दूं तो यहां से यहां तक का समझ में आता है, इधर से रिटर्न कैसे जाएगी वो? इसीलिए बिना बैटरी के आपका सर्किट कंप्लीट ही नहीं होता, वहां पे आप करंट दिखा ही नहीं सकते हो। तो बैटरी का रोल पिक्चर में कब आता है? समझ रहे? करंट को कंटिन्यू फ्लो कराने में। बैटरी का रोल पिक्चर में कब आता है? बोल करंट को कंटिन्यू फ्लो कर। और जो करंट कंटिन्यू नहीं है वो करंट ही नहीं है। इसीलिए बैटरी नहीं तो करंट नहीं, सोर्स नहीं तो करंट नहीं। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो बैटरी के पास एनर्जी है ना, फिर से मेरी बात ध्यान से सुन, एकदम दिमाग खोल के। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर चार्ज अपने आप गया ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन बैटरी के पास मौजूद वो एनर्जी जिसकी वजह से चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर आया और करंट का फ्लो कंटिन्यू हो सका, इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते बोल? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते बोल? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और शॉर्ट में किससे दिखाते हैं इसको? ईएमएफ से। आपको नाम सुन के लगता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब किसी फोर्स की बात हो रही, नहीं, हमारे खींच के लाओ, उसके नाम में फोर्स आ रहा है, वो खुद एक फोर्स है क्या? नहीं। बोले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को किसमें नापेंगे? सर फोर्स है तो न्यूटन में ही नापते होंगे। नहीं, इसके नाम में खाली फोर्स आ रहा है। तो सर ऐसा गंदा सा नाम दिए क्यों? हम लोग कुछ और दे देते नाम। इस नाम को देने के पीछे भी एक रीजन है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, मोटिव मतलब मोटिवेट करना। जिस तरीके से हम लोग इस कार के इंजन के जरिए इस कार को एक ड्राइविंग फोर्स दे रहे थे, ड्राइविंग फोर्स मतलब जो करा के ले काम, याद है? ऑसिलेशन में ड्राइविंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स होता है, सर्कुलेशन में ड्राइविंग फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, याद है? कोनिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम पढ़ाया था मैंने। यहां पर ड्राइविंग फोर्स इंजन के जरिए आ रहा है, यहां पर मुझे चार्जेस को ड्राइविंग फोर्स देना था और उसको मोटिवेट करना था कि इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में बहते रहे। इसीलिए मैंने इस एनर्जी का नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये वो एनर्जी है जो चार्ज को ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड कर रही है, उसको मोटिवेट कर रही है कि तू इलेक्ट्रिक करंट है, तू बहता रहे। समझ में आ रहा अच्छे से? तो बहुत ध्यान से सुन अभी मैं क्या बोल रहा हूं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को किसमें नापेंगे? बता। अब मेरे को एक बात बताना, चार्ज को यहां से यहां तक लाने में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का रोल नहीं था। किसका रोल था? पोटेंशियल डिफरेंस का। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल गया, तो चार्ज को यहां पे फ्लो किसने कराया? पोटेंशियल डिफरेंस से। वही पोटेंशियल डिफरेंस का काम यहां से यहां तक बैटरी के किसने किया? ईएमएफ ने। तो जो काम पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है वही काम ईएमएफ कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस को किसमें नापते हैं? वोल्ट में। तो ईएमएफ को किसमें नापेंगे? वोल्ट में। ईएमएफ को भी किसमें नापेंगे? बोल, वोल्ट में। अब टीचर लोग 2 मिनट में अपनी बात खत्म करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ईएमएफ कहीं भी आया सेम है, आगे बढ़ तो बढ़ो, अभी आगे खत्म फटाफट। नहीं, सेम नहीं है बेटा, फर्क है। सेम नहीं है, फर्क है। तीनों को नापते वोल्टेज में, तीनों को नापते वोल्टेज में। अगर किसी फॉर्मूले में वोल्टेज आ रहा है, क्या आ रहा है? बोल, वोल्टेज। वही फॉर्मूला आप बैटरी के लिए लगा रहे हैं ना, वोल्टेज हटा के ईएमएफ लिख देते हैं। तब बच्चा बोलता है चीटिंग है ना, वहां पे लिखे थे V/R, यहाँ पे लिख दिया E/R। तो टीचर बोलता है वोल्टेज ईएमएफ एक ही चीज है, याद रख ले। बच्चा बोला वेरी गुड, ठीक है, करेक्ट एकदम।
हाँ, काम दोनों सेम कर रहे हैं, करंट को फ्लो करवा के लेने का, इसीलिए दोनों का यूनिट भी सेम है, दोनों सेम सेम जगह पर यूज भी हो रहे हैं। किसी फॉर्मूले में वोल्टेज आ रहा है तो बैटरी के लिए उसी फॉर्मूले में वोल्टेज की जगह क्या आ जा रहा है, ईएमएफ, लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों में क्या है, फर्क है। अभी देख, एक बहुत बड़ा फर्क दोनों के बीच में मैं आपको बताता हूं। ये एक पॉइंट है पूरे सर्किट में, एक पॉइंट है, ये एक दूसरा पॉइंट है पूरे सर्किट में। इन दो पॉइंट के बीच में क्या बह रहा है, करंट बह रहा है। मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट इक्वी पोटेंशियल है क्या? अगर होते तो करंट फ्लो नहीं करता। मतलब ये दोनों पॉइंट इक्वी पोटेंशियल नहीं है। कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल पे, कौन सा पॉइंट लो पोटेंशियल पे? ये वाला हाई पोटेंशियल पे, ये वाला लो पोटेंशियल पे। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो या नहीं? बिल्कुल निकाल सकते। आप इन दो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, आप इन दो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, आप इन दो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। हर जगह ईएमएफ कैलकुलेट करते बैठोगे क्या? ईएमएफ कहाँ कैलकुलेट होगा? बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आप सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच का निकाल सकते हो, और जरूरी नहीं सेम आए। अभी रेजिस्टेंस तो घुसाया नहीं मैंने, वो आने दो अभी पिक्चर में। वो बोले अभी मैं पीछे लाइन में खड़ा हूं, इतना समझो मैं आ रहा हूं पीछे से। अभी रेजिस्टेंस को लेके भी नहीं आना। ऐसा तुमने लिया वो वोल्ट मीटर, ऐसा वोल्टेज नापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए, इधर रख, यहाँ रख, यहाँ रख, यहाँ रख, यहाँ रख, यहाँ रख, कहीं भी रख, तुमको वो वोल्टेज नाप के देगा। और ये जो वोल्टेज नाप रहा है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। लेकिन जैसे ही उसको बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में रख देता हूँ, अब वोल्टेज है क्या, वो क्या बन गया? ईएमएफ। तो ईएमएफ सिर्फ बैटरी का नापा जाता है, पर वोल्टेज पूरे सर्किट में हम लोग कहीं भी नाप सकते हैं। अब बता, सेम चीज़ है क्या? अलग अलग चीज़ है। एक फंडा और है इधर, एक फंडा और है इधर। एक बैटरी थी ऐसा नंगी, अलग बैटरी, सर्किट अर्किट में नहीं लगा के रखे, दूर, सिंगल सर्किट से दूर है। ऐसा एक सेल मैंने तुम्हारे हाथ में दिया और बोला इसका पोटेंशियल नापो। आपने ऐसा वो लिए, मल्टीमीटर लिए, नेगेटिव टर्मिनल पे रखे, पॉजिटिव टर्मिनल पे रखे, आपको वोल्टेज दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? वोल्टेज। समझ, 3 वोल्ट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? 3 वोल्ट। इसको जैसी सर्किट में लगा दोगे ना, ऐसा वायर वायर जोड़ दिए, बल्ब फल्ब लगा दिए, बल्ब जलने भी लग गया। अब उन्हीं बैटरी के दो पॉइंट पे जब मल्टीमीटर को रखोगे ना, 3 वोल्ट नहीं आएगा, 3 वोल्ट से कम आएगा थोड़ा, 2.8, 2.7 करके देखना घर पे, मेरी बात पे यकीन नहीं। अगर आपके पास मल्टीमीटर है, नहीं है तो कोई दोस्त मोबाइल की दुकान पे काम करता है तो वहाँ जाना, उन लोग के पास वो मल्टीमीटर रहता है, देख उसके बीच में ऐसा घुमाने वाला रहता है, तब 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 2 वायर निकले रहते हैं, उसको रखो तो रीडिंग लिख के आती है। फिजिक्स लैब में है ना तुम्हारे। मल्टीमीटर लेना, उसको वोल्टेज के सेटिंग पे लेके जाना, उसका नोब घुमा के वोल्टेज पे लेके जाना। एक नंगी बैटरी लेना अलग से, ऐसा मतलब सर्किट के अंदर नहीं, हाँ अलग से, और उसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच का वोल्टेज ना अपना लिख लेना। अब क्या करना, इसके पॉजिटिव से वायर जोड़ना, नेगेटिव से वायर जोड़ना, दोनों के बीच में एक छोटी वाली एलईडी बल्ब आती है वो लगा देना, और फिर उन्हीं दो पॉइंट पे रख करके बैटरी का ईएमएफ नापना। आपको कम आएगा, सेम नहीं आएगा, कम आएगा वैल्यू। वैल्यू क्या आएगा बोल? कम आएगा, सेम नहीं आएगा। ईएमएफ जितना नहीं आएगा, कम आएगा। ऐसा कैसा हो गया सर, ऐसा कैसा हो गया? तो असल में हकीकत में बात किया जाए तो ईएमएफ किसको बोलते हैं? बैटरी अलग से रखी थी, सर्किट में लगी भी नहीं थी, करंट फ्लो भी नहीं कर रहा था, उस वक्त उसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है बैटरी का ईएमएफ। वो क्या होता है बोल? बैटरी का ईएमएफ। लेकिन ये जैसी सर्किट में कनेक्ट हो जाती है, वायर, बैटरी, रेजिस्टेंस, ये सब वो सब लगा दिए, करंट बहना शुरू हो गया, अब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो आपको वोल्टेज आएगा ना, उसको ईएमएफ नहीं बोलते, उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते बोल? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज। सर मान लिए, लेकिन कम क्यों हुआ वो बताओ, कम क्यों हुआ वो बताओ। तो बेटा जब करंट फ्लो करता है ना, किसी भी कंडक्टर से, किसी भी वायर से, किसी भी मेटल से फ्लो करे, उसको रेजिस्टेंस फील करना पड़ता है। क्या फील करना पड़ता है? रेजिस्टेंस। बैटरी किसकी बनी? लकड़ी की। बैटरी किसकी बनी है? मेटल की। उसके अंदर भी तो मेटालिक वायर्स वगैरह, प्लेट्स वगैरह यूज हुई है ना, तो जब उसमें से करंट बहेगा तो वो भी क्या फील करेगा? रेजिस्टेंस। यानी करंट अभी बेचारा बैटरी से बाहर भी नहीं निकला, वायर में आया भी नहीं है, बैटरी के अंदर ही उसको रेजिस्टेंस फील करना पड़ जाता है। बैटरी के अंदर के इस रेजिस्टेंस को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते बोल? इंटरनल। बार बार सुनोगे टर्म आप इस चैप्टर में, बार बार सुनाई देंगे। आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस होता है, ये इंटरनल कहां से आएगा? समझ में आ रहा है? इधर बाहर रेजिस्टेंस आएगा तो इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलोगे क्या? अगर बोल रहे हो तो गधे हो आप। समझ में आ रहा है? ये रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस कहां होता है? बैटरी के अंदर होता है, बैटरी के पास होता है वो।
समझ रहा है? तो जब तक बैटरी स्वीट इनोसेंट ऐसा सर्किट में कनेक्ट नहीं, अलग है, करंट फ्लो कर रहा है क्या? नहीं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का वहां पे कुछ रोल आ रहा है क्या? नहीं। तो जब आप टर्मिनल का पोटेंशियल चेक करोगे तो एग्जैक्ट ईएमएफ की वैल्यू बताएगी कि इसके अंदर इतना ईएमएफ है, खत्म। लेकिन जैसे ही उसको सर्किट में लगा दी, अब करंट बहने लग गया ना, तो बैटरी के अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो करंट को थोड़ा बहुत रुमाई नहीं जाने दूंगा। जैसे कार ऊपर चढ़ रही थी, आप पीछे से पकड़ ले, मैं नहीं जाने दूंगा। आप इंटरनल रेजिस्टेंस का काम करो। किसका काम करो बोल? इंटरनल रेजिस्टेंस का काम करो। तो जैसे करंट फ्लो करने लगा, बैटरी के अंदर क्या फेस करना पड़ता है बोल? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बैटरी का जो वोल्टेज होता है ना, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? थोड़ा सा क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। तब हम लोग उसको ईएमएफ नहीं बोलते, तब हम लोग उसको क्या बोलते बोल? टर्मिनल पोटेंशियल। क्या बोलते बोल? टर्मिनल पोटेंशियल। अब देख, मैंने आपको 4 चीजों के बीच का फर्क कितने अच्छे से समझा दिया। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, इसको आप एक ही मान लो, टर्मिनल पोटेंशियल या फिर टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ। समझ में आ रहा है? आप समझ, किसी क्वेश्चन में आपको बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया ही नहीं है तो कितना मानोगे? किसी क्वेश्चन में आपको बैटरी के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया ही नहीं है, कितना मानोगे? 0 नहीं दिया है, 0 नहीं है। बैटरी एकदम परफेक्ट, आइडियल, 100% परफेक्ट बैटरी है। समझ में आ रहा है? तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0। अब उसको आप सर्किट में भी कनेक्ट कर दो तो भी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा? ईएमएफ रहेगा। नहीं समझा? इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो वोल्टेज ड्रॉप करेगा क्या? जितना ईएमएफ है उतना ही आएगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन तुमको दिए हुए रहते हैं। बोलता है एक बैटरी है, उसका इतना ईएमएफ है, तो जो बैटरी का ईएमएफ रहेगा वही इन 2 पॉइंट का वोल्टेज भी रहेगा। जो इन 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज रहेगा वही इन 2 पॉइंट का भी रहेगा। कुछ भी वोल्टेज इसका कम होगा क्या? नहीं, क्योंकि उधर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं। लेकिन जैसी पिक्चर में इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया तो इसके ईएमएफ की वैल्यू और सर्किट को मिलने वाले वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज। ये बैटरी 3 वोल्ट की है पर सर्किट में 3 वोल्ट का ईएमएफ नहीं देगी, 3 वोल्ट का वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करेगी, कम वोल्ट का करेगी, कम करेगी। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो 3 वोल्ट नहीं रहेगा, कम रहेगा। किसने कम किया वैल्यू? समझ में आ रहा है ना? इंटरनल रेजिस्टेंस। किसने कम किया वैल्यू बोल? इंटरनल रेजिस्टेंस ने। तो अगर पिक्चर में इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है तो बैटरी के ईएमएफ की वैल्यू और सर्किट में प्रोवाइड होने वाले वोल्टेज की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। उस इंटरनल रेजिस्टेंस को आपको पिक्चर में लेना पड़ेगा। ईएमएफ का कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही होगा। लेकिन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया, नेग्लिजिबल, 0, इग्नोर इंटरनल रेजिस्टेंस, इग्नोर मारो उसको जैसा आप अपने फ्यूचर को मारते हो। समझ में आ रहा है अच्छे से? इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं उधर, तब उस वक्त बैटरी का जो ईएमएफ रहेगा वही सर्किट में प्रोवाइड होने वाला वोल्टेज भी रहेगा। ये बहुत बारीक पॉइंट है जो मैंने चैप्टर के शुरू में आपको समझा दिया है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आप देखोगे कभी कभी अय्यूब सर ईएमएफ वही वोल्टेज की जगह पटक देंगे और कभी कभी इंटरनल रेजिस्टेंस की मदद से अलग से वोल्टेज निकालेंगे, फिर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालते। तो बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे भी डायरेक्ट रखने का था ना, काहे को नहीं रखे इधर डायरेक्ट, काहे को नहीं रखे? समझा? क्योंकि जब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है तो जो ईएमएफ होता है वो पूरा का पूरा नहीं मिलता है सर्किट में, थोड़ा कम होकर के मिलता है, थोड़ा तो लॉस होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? अब मैं आपसे एक प्यारा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपने एक बैटरी के ईएमएफ को नापे और उस बैटरी से सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड हो रहा था उसको नापे, किसकी वैल्यू ज्यादा आ सकती है, किसकी वैल्यू कम आ सकती है? बैटरी के ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा और प्रोवाइड होने वाले वोल्टेज की वैल्यू कम। कभी ऐसा हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा और ईएमएफ कम हो? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। या तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी सर्किट में प्रोवाइड हो रहा है और जो बैटरी का ईएमएफ है, या तो इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी या फिर ईएमएफ ज्यादा रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम रहेगा। समझ में आ रहा है अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? समझे? ठीक है। आप गए बकरा मंडी में, बकरा मंडी में तुम लोग गए, तुम गए बकरा खरीदने, ठीक है। अब उसने क्या किया, बकरा नापा तुम्हारे सामने 25 किलो, 25 किलो का बकरा लेके आया मैं, एकदम मस्त 25-30 किलो का बकरा, बहुत खुश हो गए आप। उसको घर पे लाए, घर के तराजू पे नाप रहे हो, तुमको 20 किलो दिखा रहा है। धोखा हो गया ना तुम्हारे साथ। किसने किया धोखा? इंटरनल फिटिंग ने, बकरे ने नहीं। उसकी मशीन ही पहले से ऐसी फिट थी कि 5 किलो ज़्यादा दिखाएगी। समझ में आ रहा है? पर जब तुम घर पे आ गए तो वो इंटरनल फिटिंग क्या हो गई, गायब हो गई, तो जो उसका वेट है वही दिखेगा अभी। तो बैटरी जब तक अकेले पड़े रहती ना, अभी करंट नहीं आ रहा है, तो अपने आप को ऐसा दिखाती जैसे मैं बहुत हार्ड है, क्या मेरा वोल्टेज देख 3 वोल्ट का वोल्टेज है, ऐसा। और जैसे ही करंट आता है बैटरी अपनी औकात दिखा देती है। उसके अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है वो पूरा का पूरा 3 वोल्ट जाने नहीं देता है। कितना देता है?
कम देते हैं, समझ आ रहा है? 3 से कम, समझ 2.5 वोल्ट। तो सर्किट में जो यहाँ से यहाँ तक पूरा वोल्टेज सप्लाई होगा कितना रहेगा? 2.5 वोल्ट रहेगा। अब तुम में से ना कुछ महान हस्तियां रहेंगी जिनके दिल में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ईएमएफ 2.5 वोल्ट का है या बैटरी 2.5 वोल्ट दे रही है तो सर्किट में 2.5 वोल्ट कहाँ से आया सर? सर्किट में तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी, अरे कैसी एड़ी जैसी बात करते रहे तुम लोग। ये पॉइंट से ये पॉइंट तक नीचे आने में जितनी एनर्जी लॉस हुई रहेगी, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ऊपर जाने में उतनी एनर्जी लगेगी ना। नहीं समझा? नहीं समझा? तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने में जितनी एनर्जी लगेगी, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जाने में उतनी एनर्जी लगेगी। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक की एनर्जी कौन दे रहा है? बैटरी। और ये पॉइंट से ये पॉइंट तक की एनर्जी कौन दे रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर्किट में टोटल प्रोवाइड होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच के वोल्टेज की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? सेम। बैटरी 2.5 वोल्ट दे रही है तो यहाँ पे भी 2.5 वोल्ट ही यूज होगा ना। बैटरी 4 वोल्ट दे रही है तो यहाँ पे भी 4 वोल्ट ही यूज होगा ना। ये भी कोई पूछने की बात है? अगर किसी के मन में ये लघु शंका थी तो दूर हो गई। समझ में आ रहा है अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? तो ये बैटरी अलग रखी हुई थी, 5 वोल्ट की थी। ये क्या है इसका? ईएमएफ। यहाँ पे लगाया, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो अभी जो ईएमएफ रहेगा वही पूरे सर्किट में प्रोवाइड होने वाला वोल्टेज भी रहेगा। लेकिन इधर 5 वोल्ट की बैटरी लगाया, अंदर इसके था इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? ड्रॉप होके समझिए 5 से 4.7 हो गया। तो सर्किट में वोल्टेज कितना सप्लाई होगा? 4.7। 5 सप्लाई हो गया, 5 सप्लाई होगा क्या? 4.7 सप्लाई होगा। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस पिक्चर में आ जाता है ना तो हम लोग ईएमएफ को डायरेक्ट उठा के न्यूमेरिकल में नहीं फेंकते हैं, पहले देखते हैं कितना ड्रॉप हुआ, पहले ड्रॉप निकालते हैं कितना ड्रॉप हुआ, कितनी कमी आई, फिर वो वोल्टेज को यूज करते हैं। और अगर कहीं क्वेश्चन में प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा बोल दिया इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, 0, अवॉइड, इग्नोर, नेग्लेक्ट, क्या करेंगे? जो ईएमएफ है वही वोल्टेज है, खत्म। समझा? अभी इससे ज्यादा नहीं बता सकता, इतना बहुत हो गया। समझा सबको अच्छे से बेटा? व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सबको एकदम अच्छे से समझा? ठीक है, तो मैं एकदम आसान भाषा में यहाँ पे आपको लिख करके दे रहा हूँ। ये तो पूरी फील हो गई ना आपकी। अब इतना फील लिख के नहीं लेंगे हम, लिख के काम की चीज़ ही लेंगे हम लोग। कि अगर ये एक सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस भी लगा दिया, ले आ गया रेजिस्टेंस, बस अभी धीरे धीरे ला रहा है उसको। ये बैटरी है, ये कौन है बेटा? बैटरी है। ये लंबी वाली लाइन क्या दिखाती है? पॉजिटिव टर्मिनल। छोटी वाली लाइन क्या दिखाती है? नेगेटिव टर्मिनल। सर्किट के किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब आप नापोगे तो उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज बोलेंगे। लेकिन बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जब आप डिफरेंस नापोगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ईएमएफ बोलेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस पिक्चर में आया, कौन आया पिक्चर में? इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको ना हमेशा स्मॉल आर से दिखाते हैं। रेजिस्टेंस को हमेशा किससे दिखाते हैं? कैपिटल आर से। इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे दिखाते हैं? स्मॉल आर। किधर आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस? यहाँ पे, इसके बाजू में। इधर कहाँ आएगा? बैटरी के अंदर। तो इसको हम लोग हमेशा ना बैटरी के बाजू में ही दिखाते हैं। तो भले से उसको दिखाते बैटरी के बाजू में, इसका ये मतलब नहीं कि वो सर्किट में। कहाँ पे हो? बैटरी के अंदर। अब इसके अंदर ऐसा ऐसा बनाओ क्या? ऐसा कुछ नया सिंबल बन जाएगा ना, फिर वो ऐसा बोले क्या तो भी बन जाएगा वो। तो अंदर नहीं दिखाते हम लोग उसको, कहाँ दिखाते हैं? इसके जस्ट बाजू में, उसके अड़ोस पड़ोस में, या तो इस साइड या तो उस साइड। समझ रहे? तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस पिक्चर में आया तो जो ईएमएफ होता है पूरा का पूरा सर्किट में मिलता है क्या बेटा? नहीं, कम होकर के मिलता है, घट जाता है। तो जितना मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोल, टर्मिनल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? बोल, टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं, वही मिलेगा सर्किट में। तो जब तक इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, जब तक इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, नो इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आपका ईएमएफ और वोल्टेज दोनों सेम ले लो। दोनों क्या ले लो? सेम ले लो। लेकिन जैसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, यस इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे ही पिक्चर में आ गया, ईएमएफ की वैल्यू और सर्किट के वोल्टेज की वैल्यू सेम नहीं रहे। कौन ज़्यादा कौन कम रहेगा? बोल, ईएमएफ ज़्यादा रहेगा, वोल्टेज सॉरी। इज इट एवर पॉसिबल कि वोल्टेज ईएमएफ से ज़्यादा हो जाए? ये सिर्फ सपनों में पॉसिबल है, रियलिटी में नहीं। समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से? ठीक है ना? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं आपसे पूछूं करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या रहता है? करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या रहता है? वेरी गुड, पॉजिटिव टर्मिनल टू, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या बोलते? बोल, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ये बोलते हैं इसको, पॉजिटिव से नेगेटिव।
कन्वेंशनल मतलब क्या रे? कन्वेंशन मतलब रस्म, बस जो मान दिया गया ऐसा, हाँ ऐसा मान दिया गया। समझ में आया अच्छे से? जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ शादी से पहले हल्दी गाय को लगाते, तो तुम बोलोगे गोरे होने के लिए। चल तो मेरे को भी लगा, फिर देखता गोरा। ये सब कलर पक्का रहता है, जेनेटिक रहता है, मालूम है ना? ये सब पक्का कलर जेनेटिक रहता है, जेनेटिक। 3 जीन होते हैं इसके लिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। समझ में आ रहा है? 3 जीन मिलते हैं अम्मा अब्बा से, 3 अम्मा से 3 अब्बा से 6 हो जाते। फिर उसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कलर डिसाइड करता है। कितनी भी गोरी क्रीम लगाओ, और कौन सी क्रीम आती, मिलामाइन पिलामाइन, कौन सी भी क्रीम लगा लो, हल्दी लगा लो, है कि नहीं, कुछ भी करा लो, नहीं जा सकता। जलाते हो आप स्किन को, और कुछ नहीं करते हो। वो जो क्रीम्स होती है वो जो स्किन को जला देती है, तो जल जाती है तो थोड़ी भुनी भुनी लगती है। लेकिन जैसे आपने ऐसा कंपेयर किया, यू विल सी द डिफरेंस। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि हमारे जो पोर्स होते हैं ना, पोर्स सुराख होते बारीक बारीक स्किन के अंदर, तो वो खुले रहते हैं, तो धूल मिट्टी जाके उसके अंदर बैठ जाती है, तो वो टैनिंग वगैरह कर देती है या फिर स्पॉट्स वगैरह बना देती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन पोर्स को ओपन करके उसको क्लीन करा सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे भी आप गोरे नहीं हो जाओगे, आपके चेहरे की क्लिनजिंग हो जाएगी, मतलब चेहरा थोड़ा सा साफ हो जाएगा, ऐसा लगेगा मुँह धो के आया हूँ। समझ में आ रहा है? गोरे नहीं हो गया आप। तो अभी वो पोर को खुलाने के आजकल बहुत सारे तरीके आ रहे हैं। पहले हज्जाम लोग ऐसा उंगली से ऐसा पोर खोलते थे, इतनी बड़ी रॉड लेकर के ऐसा दबा दबा के, है कि नहीं, पोर्स की क्लीनिंग करते थे। अब वो स्ट्रैप आ गया, उसको लगा लगा के पोर खोलो। अब तो लेज़र वाली मशीन आ गई है, ऐसा मशीन रखते हैं, उसके अंदर बारीक बारीक नीडल्स होती है जो आराम आराम से ऐसा अंदर घुसती है ऐसा। पहले पूरे फेस पे ना वो एनेस्थीसिया का स्प्रे मारते हैं लोग ताकि दर्द ना हो। उसके बाद वो मशीन को ऐसा रखते हैं, वो मशीन एक साथ ऐसा 40-50 नीडल अंदर घुसा के बाहर निकलती है, अंदर घुसाती बाहर निकलती। तो पूरे फेस पे बारीक बारीक सुराख हो जाते हैं। तो पोर नहीं थे तो बन जाते और फिर उसको क्लीन करते हैं लोग। असल में जब पोर बन जाएगा ना, नया पोर बन जाएगा ना, तो उसको भरने के लिए स्किन कोलाजन फाइबर बनाती है, और कोलाजन फाइबर बनता है तो स्किन थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है। तो ये सब चल रहा है आजकल की दुनिया में। मत करो ऐसे से, अच्छे आप अपने आप को अच्छे लगते हो, बस काफ़ी है। दूसरे को तो आप कभी भी पसंद, मेरे को शाहरुख खान भी नहीं पसंद है, क्या करूँ? दुनिया पागल है उसके पीछे। नहीं, अच्छा एक्टर है, मैं मजाक कर रहा हूँ। एक बात बता रहा हूँ, आप हर किसी को अच्छे नहीं लग सकते, किसी को अच्छे लग सकते, किसी को बुरे लग सकते, छोड़ो, खत्म, है ना? तो ये क्रीम आप लगाते हो, इससे कुछ नहीं लेना। अपने जीन पे प्राउड फील करो। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताना, अगर मैं आपसे पूछूं शादी से पहले हल्दी काय को लगाते, तब क्या बोलोगे? सब किए तो हम भी कर रहे हैं। दुनिया जमाना करते, हम भी कर, सब जगह नहीं होता ना ये सब। अपने इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की रस्म है कि नहीं? रस्म जिसका कोई रीजन मान लिया गया, हाँ शादी से पहले हल्दी नहीं लगा, शादी कैसे हुई तेरी? कोई शादी हुई क्या? भाग के किया था क्या शादी? अब तो भाग के भी करते तो हल्दी लगाते हैं, कोर्ट के बाहर खड़े गए, चलो अंदर। है कि नहीं? कोर्ट के बाहर थोड़ी सी हल्दी लगाएंगे, यहाँ पे हल्दी लगाए, अब चलो अंदर। मैजिस्ट्रेट उधर रजिस्टर खोल के देख रहे हैं, आते है कि नहीं? रस्म है, बस चल रही है। तो उसी तरह जब करंट के बारे में पढ़ रहे थे ना, जब करंट के बारे में पढ़ रहे बोले चार्ज फ्लो कर रहा है, मजा आ रही, मस्त एकदम चार्ज फ्लो कर रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो एक कन्वेंशन मान लिया गया कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव। लेकिन बाद में एक दिक्कत आ गई। बाद में क्या आ गई बेटा? एक दिक्कत, इधर देख, ये समझ पॉजिटिव टर्मिनल, ये समझ नेगेटिव टर्मिनल। अब यहां से जब चार्ज फ्लो करेगा तो एटम के अंदर चार्ज दो ही फॉर्म में होता है। कौन से दो फॉर्म? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन को फ्लो नहीं करा सकते आप। प्रोटॉन किधर बैठा है? न्यूक्लियस के अंदर। उसको छेड़ोगे, न्यूक्लियस को खोलोगे, प्रोटॉन को बाहर निकालोगे, न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन, वहां बड़ा मजा, एटॉमिक बॉम्ब बन जाएगा वो। न्यूक्लियस के अंदर इतनी एनर्जी होती है जितनी आप सोच भी नहीं सकते हो, इतनी एनर्जी होती है न्यूक्लियस के अंदर। उसको तो न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, इसलिए तो उसका नाम ही क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी। किसी भी एटम के न्यूक्लियस को बम्बार्ड करोगे ना, प्रोटॉन मार के साथ तोड़ोगे ना, तो इतना बड़ा धमाका होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। उस धमाके से जो शॉक वेव निकलेगी वो तो ठीक है, ऐसा जलजला बिलजला आएगा वो तो ठीक है, बिल्डिंग बिल्डिंग गिरेगी वो तो ठीक है। उस धमाके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी ना, वो तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर सकती है। इतनी एनर्जी उसमें स्टोर्ड है, इतनी एनर्जी। तो आप प्रोटॉन निकाल के बाहर सकते हो, न्यूक्लियस से 2 प्रोटॉन बाहर चल रहा है कि दिखा? नहीं।
अब अगर प्रोटॉन बहता, अगर प्रोटॉन बहता, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, ये कौन सा टर्मिनल है, ये कौन सा टर्मिनल है, अगर यहाँ पे मैं एक प्रोटॉन को रखूँ तो ये पॉजिटिव इसको दूर फेंकेगा, करीब बुलाएगा, दूर फेंकेगा, तो ये प्रोटॉन दूर भागेगा, तो भाग रहा हूँ पॉजिटिव से दूर भागो, अब किसके पास आएगा, नेगेटिव। तो अगर प्रोटॉन बहता तो कैसा बहता, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन प्रोटॉन के बहाने का चांस ही नहीं ना, प्रोटॉन को नहीं बहा सकते हम लोग। बाद में पता लग रहा है भाई इलेक्ट्रॉन बहता है, प्रोटॉन नहीं बहता है, कौन बहता है बोल, कौन बहता है बोल, इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने छोड़ा एक इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दूर फेंकेगा, और ये पॉजिटिव अपने पास बुलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, यहाँ जाता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है। तो इलेक्ट्रॉन को देख कहाँ से कहाँ बह रहा है, नेगेटिव से। तो करंट का डायरेक्शन हमने क्या मान लिए थे, तो बोले कुछ नहीं, मान के चलो कन्वेंशन, क्यों मान के चल, मान के चल। तो करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आ रहा है, उल्टा ही बह रहा है, क्योंकि जहाँ से नेगेटिव चार्ज हटता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से हटते हुए इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हटते हुए इधर आएगा, उल्टा। असल में फंडा कैसा है कि जो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट होता है, करंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन असल में उस डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहे होते, इलेक्ट्रॉन उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है बोल, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब तुम दिमाग लगाते हो अपना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो ये भी पॉजिटिव, अरे थोड़ा दिमाग और लगाते तो तुमको पता चलता है कि वो क्यों गलत है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नेगेटिव जा रहा है, वाह रे वाह, ये खाली इंसानों में पॉसिबल है और किसी में नहीं। समझ आ रहा है, मैं बोल दिया जो बोलना था, आगे देखो। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां होता है बोल दो, अरे हंस रहे काहे को तुम लोग। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां होता है बोल, नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ, तेरे को समझा क्या बोला मैं, वो देख घर पे आके डिज्नी देखो, फिर से करंट का फ्लो हमेशा कहां से कहां होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होता है बोल, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आगे के चैप्टर्स में बहुत काम आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी काम आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में भी काम आएगा। करंट के डायरेक्शन को इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कभी नहीं मानने का, बिल्कुल नहीं मानने का, जाहिलियत नहीं करने का, पढ़े लिखे इंसान हो ना। तो बेटा करंट कैसा फ्लो करता है, अगर मैं यहाँ पे एक सर्किट बना दूं, ये रेजिस्टेंस वगैरह है, ये बैटरी ऐसा है ना, ये पॉजिटिव। अच्छा एक लाइन बड़ी एक लाइन छोटी दिखा रहे हैं, दोनों सेम दिखा दिए तो बैटरी नहीं रह जाएगी, फिर ये कैपेसिटर बन जाएगा। एक कैपेसिटर का सिंबल होता है, एक किसका सिंबल होता है, कैपेसिटर का। तो एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी दिखाने का, समझ में आ रहा अच्छे से। तो इसमें अगर मैं करंट का डायरेक्शन दिखाना चाहूँ तो कैसा दिखेगा, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, या इसको कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट या कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। बट इफ आई वांट टू शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एकदम अच्छे से समझे बेटा। तो करंट जिस भी डायरेक्शन में बहता है, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर। जिस डायरेक्शन में आई जा रहा होगा, ई उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। वेरी मच क्लियर, सबको अच्छे से समझा बेटा, सबको अच्छे से समझा। अब एक चीचा गुजरे जिनका नाम था ओम। क्या नाम था बोल, तो उन्होंने एक लॉ दे दिया, उसका नाम पड़ गया ओम्स लॉ। अब उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब तक हमने देख लिया, एक वायर से अगर करंट बह रहा है तो करंट अपने आप नहीं आएगा, उस वायर के इस पॉइंट पे उस पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल रहेगा। इन दोनों पोटेंशियल के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। यानी बिना वोल्टेज के करंट नहीं आएगा। ओम ने क्या काम किया था मालूम, मेरे को बताना जिधर ज्यादा वोल्टेज है करंट कैसा रहेगा, ज्यादा, जिधर कम वोल्टेज है करंट कैसा रहेगा, बस यही बोल दिया था ओम, वो बन गया ओम्स लॉ, वो बन गया ओम्स लॉ। उसने क्या बोला कि भाई किसी भी सर्किट में या किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इसको बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा, इसको कम करोगे ये भी कम। ज्यादा वोल्टेज ज्यादा करंट, कम वोल्टेज कम करंट, खत्म। यही ओम्स लॉ हो गया फ्रेंड्स, यही ओम्स लॉ। बस इसके लिए एक कंडीशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो वायर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होना चाहिए, उसको उसके साथ उंगली मत करो। पहले एक वायर लिए, 10 वोल्ट उधर है, करंट था 2 एम्पियर, वोल्टेज को डबल किया तो करंट भी क्या होना चाहिए, डबल।
यानी 10 वोल्ट से 20 वोल्ट का वोल्टेज कर दिया तो करंट भी 2 एम्पियर से कितना होगा 4 एम्पियर। अब तुमने शान पत्ती कर दी, वायर लिए उसको 10 वोल्टेज दिए, करंट 2 एम्पियर का भाव, पीछे गली में गए वायर को पीट पीट के पतला कर दिए, पीट पीट के वापस आके इधर लगा दिए। अब वोल्टेज 10 से 20 किए, करंट 2 से 4 होएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होएगा, डायमीटर कम कर दिया ना उसका, करंट 2 से 4 होएगा नहीं। करंट चले ओम्स का लॉ फेल हो गया, ले 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 तो ओम्स ने क्या बोला था, ओम्स ने क्या, चीटिंग नहीं, मेरे से चीटिंग नहीं, ओम्स ने क्या बोला था, बोल फिजिकल प्रॉपर्टीज मस्ट रिमेन सेम because when you change physical properties you can't apply Ohm's law over there। physical property मतलब वायर की लेंथ, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका डायमीटर कितना है, ये सब आप चेंज नहीं कर सकते। अगर जितना लेंथ है उतना ही रखोगे, जितना डायमीटर है उतना ही रखोगे, तो जितना वोल्टेज बढ़ेगा करंट उतना, वोल्टेज 4 गुना बढ़ाओ करंट 4 गुना बढ़ जाएगा, वोल्टेज 10 गुना बढ़ाओ करंट 10 गुना बढ़ जाएगा। बस यही आपका क्या ओम्स लॉ। अब मेरे को एक बात बताना बेटा, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटती क्या आता है, पहले एक इज इक्वल्स टू आता है और फिर एक, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस। एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बोल अपोजिशन, रुकावट, रुकावट, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। मेरे को 2 दिन के लिए ट्रिप पे जाना है, फैमिली से रेजिस्टेंस फील करना पड़ेगा, फैमिली नहीं जाने देगी, जाके दिखा दो, अब्बा है, अम्मी है, शादीशुदा लोगों के लिए बीवियाँ हैं, है कि नहीं, घर से बाहर तो जाने नहीं देती, स्टेट से बाहर कहाँ जाने देगी, फिर बीवी लोग का ऐसे रहता, काम धंधा नहीं ना, घर में बैठो, क्या ऐसे बैठे रहो पुकट, बाहर नहीं जाने का, ऐसा आवारा लाखैरा घूमने का नहीं, बाहर अंदर बैठे रहते। तो ये घर से मुझे क्या फील करना पड़ रहा है, रेजिस्टेंस फील करना, क्या फील करना पड़ रहा है, बोल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है रुकावट, अपोजिशन, रिस्ट्रिक्शन, समझ में आ रहा है बेटा। तो ये रेजिस्टेंस किसका है, कौन बह रहा है इधर, कौन लाखैरा होके घूम रहा है इधर, करंट, तो रेजिस्टेंस भी किसका है, करंट का। तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अपोजिशन, ध्यान दे, अपोजिशन टू दी फ्लो ऑफ करंट, करंट के बहने में होने वाली रुकावट, करंट के बहने में होने वाली रुकावट, जो करंट को अपोजिशन फेस करना पड़ता है बहने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो करंट कम फ्लो करेगा, और रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट ज़्यादा फ्लो। लाके दिखाओ ये फॉर्मूले से, एक आर को अकेला कर, यहाँ से क्या हो जाएगा, बोल आर क्या हो जाएगा, बोल वी बाय आई, आई उधर चला जाएगा ना। अब देख आर ज़्यादा है तो आई को अपने आप क्या होना पड़ेगा, कम, ऊपर नीचे है ना, इनवर्स रिलेशन, और आर कम रहेगा तो आई को। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ये किसका फॉर्मूला है, बोल वी बाय आई, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताना, जिस सर्किट का रेजिस्टेंस 0 हो उसमें से करंट कितना फ्लो करेगा, कितना, मैक्सिमम मतलब कितना, 10 एम्पियर, 1000 एम्पियर, 10,000 एम्पियर। वोल्टेज पे डिपेंड करता है, नहीं, मैं बताता हूँ किस पे डिपेंड करता है। इधर बोर्ड पे देख, यहाँ से करंट का फॉर्मूला निकाल बेटा, यहाँ से करंट का फॉर्मूला निकाल, ये आई उधर को जाएगा, ये आर इधर को आएगा, क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल्स टू, मैं बोलो आर को 0 करने को, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, रेजिस्टेंस को एनीथिंग डिवाइड बाय 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0। अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस 0 हो गया, करंट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, करंट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। करंट किसकी वजह से बहता है, बैटरी की वजह से, बैटरी के पास क्या होती है, एनर्जी। तो जब करंट बह रहा है मतलब बैटरी की एनर्जी की वजह से बह रहा है ना। तो असल में होता क्या, मतलब धीरे धीरे बैटरी खपती भी तो है ना, एक बार खत्म भी हो जाती है ना, मतलब उसकी एनर्जी धीरे धीरे वेस्ट हो रही है। यानी जब करंट बहता है ना तो बैटरी उसको एनर्जी देती है, करंट बहते वक्त उस एनर्जी को कुछ और चीज़ों में भी कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहला हीट, इसमें हीट, ज़्यादा करंट कहीं से बहता है क्या हो जाती है, वो चीज़ गर्म हो जाती है। मोबाइल देख ले, ज़्यादा चार्ज कर हीट हो जाएगा, है कि लैपटॉप ज़्यादा चार्ज कर ले हीट हो जाएगा, मोबाइल ज़्यादा चला ले हीट हो जाएगा। करंट जहाँ से ज़्यादा बहता है वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। उसी में एक बल्ब लगा देंगे तो थोड़ी बहुत एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइट में। उसी में अलार्म लगा दिए, थोड़ी बहुत एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साउंड में। तो जो बैटरी से एनर्जी लेकर करंट निकलता है वो बीच बीच में उसको बदलते रहता है, ले थोड़ा सा साउंड एनर्जी, थोड़ा सा लाइट एनर्जी, थोड़ा सा हीट एनर्जी। तो चल लाइट नहीं है, साउंड नहीं है, हीट तो हर जगह है ना, हीट तो हर जगह है ना। तो अगर कहीं से करंट बह रहा है तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
इसको क्या बोलते हैं बोल, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में जूल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। जूल यार, जूल, जूल एनर्जी का यूनिट जूल, इसलिए इस इफेक्ट का नाम है जूल्स इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है बोल, जूल्स इफेक्ट। उसने बाकायदा एक फॉर्मूला निकाल के दिया, बोला डरो मत, मैं हूं ना, H इज टू आई स्क्वायर आर टी, H इज टू आई स्क्वायर। अगर ये वायर से करंट बह रहा है, कितना करंट आई, इस वायर का रेजिस्टेंस है कितना आर, ये करंट कितने टाइम के लिए बह रहा है, टी टाइम के लिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितनी हीट बनेगी वो पता चल जाएगी। आयरन करते हो, आयरन इस्त्री, उसको क्या प्रोवाइड करते हो, करंट, नीचे उसकी प्लेट हमको क्या देती है, हीट। कहाँ से है, यहाँ से। समझ में आ रहा है, हम लोग करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक हीटर्स देखे हो, इलेक्ट्रिसिटी से हीट प्रोड्यूस करता है, खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, कुछ भी हो। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से। तो अगर कहीं से करंट बह रहा है तो वहां क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। जैसे ही मैंने रेजिस्टेंस जीरो किया, करंट कितनी हो गई, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट करंट मतलब इनफाइनाइट हीट। वो सर्किट जल जाएगा, वो सर्किट क्या हो जाएगा बोल, जल जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोल, शॉर्ट सर्किट, एससी शॉर्ट में बोलते हैं इसको, एससी। एक होता है ओपन सर्किट, ओसी, ओपन सर्किट। यहाँ से वायर काट दिया, यहाँ से वायर काट दिया, बीच से निकाल दिया, सर्किट कैसा हो गया, ओपन। करंट फ्लो करेगा क्या, नहीं, इसको बोलेंगे ओपन सर्किट। लेकिन किसी तरीके से कोई तो एक पार्ट का सर्किट का रेजिस्टेंस जीरो कर दिया, खत्म ही कर दिया रेजिस्टेंस, खत्म कर दिया रेजिस्टेंस, करंट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। वो पार्ट सर्किट का जल जाएगा जगह पे, वैसा सीधा, इनफाइनाइट करंट की वजह से। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, शॉर्ट सर्किट। घर में देखो कहीं पे अचानक से वायर, शॉर्ट सर्किट हो गया रे, बंद कर, बंद कर। देखियो गलत वायर टच कर दिए। ऐसा बोर्ड में हीरो बन रहे थे, बोर्ड के अंदर हीरो बन रहे थे, जिन दो वायर को नहीं टच करना था उनको टच कर दिए। उनके टच करते ही उस पर्टिकुलर पार्ट का रेजिस्टेंस जीरो हो गया। रेजिस्टेंस जीरो हुआ, करंट इनफाइनाइट, फट से उधर लगेगी आग। क्या हो गया उधर, शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हो गया उधर बोल, शॉर्ट सर्किट हो गया। करंट बहेगा क्या, अब दोनों ही केस में करंट नहीं बहेगा। अब आप बोलोगे सर इधर कैसे नहीं करंट बहता है, इनफाइनाइट करंट। तो इनफाइनाइट करंट की वजह से क्या हो रहा है वो भी तो देखना, वो पार्टी जल जा रहे हैं ना, तो करंट कहाँ से बहेगा। समझ में आ रहा अच्छे से। तो ये बात हमेशा याद रखना बेटा, अगर किसी ब्रांच का रेजिस्टेंस जीरो है तो उसका करंट क्या हो जाएगा बोल, इनफाइनाइट। इज इट डिजायरेबल, सर मस्त है ना, इतना सारा करंट मिल रहा है, इज इट डिजायरेबल। बोले अरे सर कितना हार्ड है ना एकदम, मतलब इतना सारा करंट मिल रहा है पूरे घर में, जो चलाने के चलाओ। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ऊपर, चलने लायक ही नहीं रहेगा तो करोगे क्या उसका, आग आग लगेगी, अंगार लगेगी, वो अलग। समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोल रहे हो, ठीक है ना। तो किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं, हर सर्किट में कुछ ना कुछ क्या रहेगा बेटा, रेजिस्टेंस है। इवन आप ये जो वायर वगैरह यूज करते हैं ना, इसमें भी क्या होता है बोल, रेजिस्टेंस होता है, इसमें भी क्या होता है बोल, रेजिस्टेंस होता है। अब मेरे को एक बात समझाना, वही अपनी क्या बोलते हैं गाड़ी वाली एग्जाम्पल। गाड़ी आराम से ऊपर चल के जा रही थी, उसका इंजन मस्त एकदम, गाड़ी स्मूथली ऊपर चल के चलेगी, एनर्जी उसकी जितनी थी उतनी यूज किया, नीचे से ऊपर आने में उसको 10 जूल एनर्जी लग गई। अब मैंने क्या कर दिया, इस गाड़ी के दोनों टायर से पीछे पत्थर बांध दिया, दो बड़े बड़े, या पीछे गाड़ी के बम्पर में पत्थर बांध दिया। अब बोला इसको इतनी स्मूथली जाएगी क्या, रेजिस्टेंस आ गई ना, थोड़ी बहुत एनर्जी इसकी किस में लॉस होगी, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। तो पहले जहाँ 10 जूल में ऊपर पहुंचा था, अब 10 जूल में ऊपर नहीं पहुंचेगा, बीच में ही कहीं पहुंचेगा, ऊपर तक नहीं जाओ। थोड़ी बहुत एनर्जी उसकी किस में लॉस हो जा रही है, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में ना। हर सर्किट में वायर में क्या होता है, कोई ऐसा सर्किट बताओ जिसमें रेजिस्टेंस जीरो, पॉसिबल है नहीं, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सर्किट रहेगा नहीं, करंट बहेगा ही नहीं। हर सर्किट में क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है तो थोड़ी बहुत एनर्जी क्या होगी, लॉस। इसी वजह से तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से बैटरी का ईएमएफ गिर जा रहा था, क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी रेजिस्टेंस क्या कर लेता था, लॉस करा दे रहा था। तो जब सर्किट से करंट बहता है ना बेटा, तो हमेशा वहां पर क्या होता है बोल, एनर्जी का या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का या फिर वोल्टेज का क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है बोल, लॉस होता है। अब समझ जरा ध्यान से देख, ये लगा हुआ है रेजिस्टेंस, ये लगा हुआ है रेजिस्टेंस, यहां से बह रहा है आई करंट, यहां से कितना करंट बह रहा है बोल, आई करंट बह रहा है। रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है बेटा, आर। तो जितना यहां पर वोल्टेज था उतना वोल्टेज यहां पे रहेगा, क्या ज्यादा रहेगा, कम रहेगा, कम, ड्रॉप होगा। जैसी करंट रेजिस्टेंस से जाएगा, वोल्टेज, एनर्जी कम हो रही है ना, तो वोल्टेज की क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। यानी करंट जैसे ही फ्लो करता है किससे, अक्रॉस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से किससे फ्लो करता है बोल, रेजिस्टेंस। वहां पर क्या फील होता है हमको, वोल्टेज का ड्रॉप।
वोल्टेज वहाँ पर क्या हो जाता है, कम। मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज क्या रहेगा, हाई। इस पॉइंट का वोल्टेज क्या रहेगा, लो। इस पॉइंट का वोल्टेज क्या रहेगा, हाई। इस पॉइंट का वोल्टेज क्या रहेगा, लो रहेगा। सही है, इधर हाई वोल्टेज इधर लो वोल्टेज, तो दोनों के बीच में मैं क्या निकाल सकता हूँ, वोल्टेज डिफरेंस। क्या निकाल सकता हूँ, वोल्टेज डिफरेंस, या उसको और क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, बोल, V से। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बेटा यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया रहेगा, तो वो हमने वही काम अपना आसान करके दिया। तुमको लग रहा था क्या कुछ भी बोल दिया, लॉ बन गया, साइंटिस्ट नहीं, वही काम तो उसने आसान करके दिया कि जब यहाँ से करंट पास हो रहा है रेजिस्टेंस से, तो जाहिर सी बात है वोल्टेज क्या होने वाला है, ड्रॉप होने। कितना ड्रॉप होने वाला है बता, इन दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, तो वही तो उसने निकाल के दिया है। देख, V इज इक्वल टू I इंटू R। मतलब इस ब्रांच से बहने वाले करंट को इस रेजिस्टेंस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, इन दो पॉइंट के बीच का आपको क्या मिल जाएगा, वोल्टेज। अभी इस चैप्टर में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। क्या पढ़ेंगे बोल, किरचॉफ्स लॉ। उसमें एक लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या है बोल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस बने हुए रहेंगे। क्या बने हुए रहेंगे बेटा, अब मैं वहां पे बोलूंगा इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकाल, ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकाल, ये रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालते क्यों है समझा, रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालते क्यों समझा। रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होता है, वोल्टेज ड्रॉप करेगा, इधर हाई वोल्टेज इधर लो, इधर हाई पोटेंशियल इधर लो, दोनों के बीच में क्या आ गया, डिफरेंस। अब वही वोल्टेज या वही पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, I इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किरचॉफ्स लॉ में बार बार काम आएगा। किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वोल्टेज निकालना है, कैसे निकालोगे बोल, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। सबको एकदम अच्छे से समझा। एक लास्ट टॉपिक और फिर अपना बेसिक फिनिश, जो आप ऑलरेडी जानते हो, रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सीरीज किसको बोलते हैं, पैरेलल किसको बोलते हैं, आजू बाजू में रहेगा सीरीज, आमने सामने रहेगा पैरेलल, चल भाग, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो कर रहा है, कैसा करंट फ्लो कर रहा है, सेम, उसको सीरीज बोलेंगे। और जैसे अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है, करंट को दो अलग अलग रास्ता मिल जा रहा है, तो किस में आ जाएगा, पैरेलल। समझ जरा इसको, इधर देख, ये देखिए एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है R1, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है R2। यहाँ से करंट आया I, यहाँ से यही I करंट जाएगा, यहाँ से भी यही I करंट जाएगा, तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। ये दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों में से करंट सेम फ्लो कर रहा है। यही R1 लिया सेम टू सेम, यही R2 लिया सेम टू सेम, बीच में एक वायर और लगा दिया। अब क्या होगा बोल, यहाँ से I करंट आएगा, यहाँ पहुँचते ही क्या करेगा, इसका थोड़ा हिस्सा इधर जाएगा, थोड़ा हिस्सा इधर जाएगा, तो इसको मैं बोल देता हूँ I1, इसको मैं बोल देता हूँ I2। इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा था, इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब क्या इन दोनों रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो कर रहा है, आजू बाजू में होने के बावजूद भी ये दोनों पैरेलल में। नहीं समझा क्या, समझ अच्छे से बेटा। तो जब तक दो रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो करता है, हम लोग उनको क्या बोलते हैं, सीरीज में। जैसे करंट अलग हो गया, पैरेलल। तो देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, या फिर ऐसा डायग्राम आपको कहीं दिख गया, अभी आजू बाजू में नहीं, ऊपर नीचे, तो इसको पैरेलल नहीं बोलने का। ये भी किसमें बोल, क्यों, यहाँ से I करंट आया, इधर भी I करंट है, अब वही करंट चुपचाप वैसे का वैसा नीचे चला गया। तो जब तक करंट सेम है ना बेटा, I सेम है, तब तक वो किस में कनेक्टेड रहेगा बोल, सीरीज में। किस में कनेक्टेड रहेगा, सीरीज में। अच्छा, अगर I सेम है ना, तो वोल्टेज अपने आप अलग हो जाएगा। वोल्टेज अपने आप क्या हो जाएगा बोल, तो I सेम रहेगा पर वोल्टेज क्या रहेगा, डिफरेंट। मतलब अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो उन दोनों का करंट क्या रहेगा, सेम, पर दोनों के अक्रॉस जब वोल्टेज निकालोगे क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। करंट सेम है तो वोल्टेज अपने आप क्या होगा बोल, डिफरेंट आएगा। अब देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते। तो इसका फॉर्मूला है RS इज इक्वल टू, चुपचाप सारे रेजिस्टेंस को क्या कर देने का, ऐड। क्या फॉर्मूला रहेगा RS का, R1 प्लस R2। यही अगर तीन रेजिस्टेंस होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3, चार रेजिस्टेंस रहता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। समझा, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्या याद रखना है, सीरीज में कब बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस को, आजू बाजू में देख के। कब बोलते हैं, करंट सेम बहना चाहिए। सीरीज में दो रेजिस्टेंस से करंट सेम बहता है, तो अपने आप उन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब आप सोचोगे सर करंट सेम है तो वोल्टेज भी सेम, अरे नहीं ना रे, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, I इंटू आर। दोनों में I सेम है पर R तो अलग है ना, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझा अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है ना।
सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते? आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस इन प्यारे लाल। कौन से लाल? तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ध्यान दिया, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो बेटा समझिए एक रेजिस्टेंस है ऐसा, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है। कैसे कनेक्टेड है दोनों? नहीं, सीरीज में कनेक्टेड है। अभी तो सेम ही करंट बहेगा ना। हाँ, इधर ऐसा बना दिया मैंने है? अब सेम करंट नहीं आएगा। यहाँ पे करंट आएगा ऐसा समझ, आई। यहाँ पे कितना करंट आया? आई। इधर आते ही 2 में बढ़ेगा, ऊपर जा रहा है I1, नीचे आ रहा है I2। तो यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा? I1। यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा? I2। और इधर आके फिर से मिलके क्या बन जाएगा? I। ऊपर वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1, नीचे वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू है R2। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। इधर देख, इधर देख, यही वाला डायग्राम है, और एक एक्स्ट्रा ब्रांच निकाल दिया, दिख रहा है? अब बता, सीरीज में कनेक्टेड है पैरेलल में? पैरेलल में, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ से जो करंट आएगा I1 वो इधर आके 2 पार्ट में क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो समझ, नीचे जा रहा है I2, इधर जा रहा है I3। अब दोनों से अलग अलग करंट जा रहा है ना, ये दोनों किस में आ गए बेटा? पैरेलल में आ गए। समझा? इसे वेरी मच क्लियर। तो पैरेलल में करंट क्या होता है बोल? डिफरेंट। करंट क्या होता है बेटा? इस पॉइंट का और इस पॉइंट का करंट क्या रहेगा? डिफरेंट। अच्छा, करंट सेम था तो वोल्टेज क्या हो गया था? डिफरेंट। तो करंट डिफरेंट है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? सेम। जैसे समझ, ये R1 है 5, ये R2 है 2, तो ये I1 हो गया 4, 5 और 20, ये I2 हो जाएगा 10, तो इंटू 10 20। समझा अच्छे से? यानी दोनों पॉइंट का वोल्टेज क्या आएगा? सेम। तो अगर 2 ब्रांच आमने सामने दिख रही है ना पैरेलल में, तो अपने आप समझ जाने का वो दोनों का वोल्टेज इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का क्या रहने वाला है? सेम। जैसे एक पूरी ब्रांच है, इसमें 3-4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक पूरी ब्रांच है, इसमें भी 2-3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दोनों आमने सामने पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसके शुरू से लेके इसके आखिर तक का वोल्टेज, इसके शुरू से लेके इसके आखिर तक का वोल्टेज क्या आने वाला है? सेम आना, क्योंकि दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो पैरेलल में करंट क्या होता है? डिफरेंट। वोल्टेज क्या होता है? बोल सेम। पैरेलल का टोटल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 R2 का रेसिप्रोकल लेंगे, उसको ऐड करेंगे तो RP का रेसिप्रोकल आएगा, उसको सीधा करेंगे तो RP की वैल्यू मिलेगी। RP मतलब पैरेलल का टोटल रेजिस्टेंस। तो असल में होता क्या मालूम? सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ऐड, एक 5 है, ये 5 है, ये 4 है, 5 और 4 बढ़ के कितना हो गया? 9 बढ़ गया। लेकिन पैरेलल में ऐड करने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। देख समझ, ये 10 है, ये 10 है और ये 5 है। 1/10 0.1, 1/5 0.2, कहाँ 10, कहाँ 5, कहाँ 0.1, 0.2, कम हो रहा है कि? इन शॉर्ट, जब रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है? कम हो जाता है। समझा? तो ये लाइन मैं इधर लिख रहा हूँ। रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? टोटल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब इन दोनों का जो टोटल आएगा वो R1 से भी ज्यादा रहेगा और R2 से भी ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है बोल? पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो, बोल ना, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? डिक्रीज। यानी यहाँ पर जो RP की वैल्यू आएगी ना, RP की वैल्यू वो R1 से भी कम रहेगी और R2 से भी कम रहेगी। समझ में आ रहा है अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? अच्छा, पैरेलल, अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है ना, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि अपने यूज में आसानी हो जाए। ये 1/RP को ऐसे रहते, R2 इंटू 1, R1 इंटू 1 डिवाइड बाय R1 इंटू, इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा बोल? RP। इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? R1 R2 डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला याद रखो। तो अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो टोटल रेजिस्टेंस डायरेक्ट इससे निकालने का। इसको भी याद रखने के लिए ट्रिक याद रखो। 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो टोटल रेजिस्टेंस होता है सम ऑफ रेजिस्टेंस बाय, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस।
ये बहुत काम देगा आपको। जैसे मिसाल के तौर पर समझ, दो रेजिस्टेंस था, एक 5 ओम का, एक 10 ओम का, कैसे निकालोगे टोटल? ऊपर क्या लेने का है? प्रोडक्ट, 5 और 10 का प्रोडक्ट 150, नीचे क्या लेना है? सम ना, 5 और 10 का सम 15, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? एक स्टेप में आया। इससे करते तो पहले इधर लिखते 1/RP, इधर लिखते 1/5, सॉरी इधर लिखते 1/10, फिर इसको सॉल्व करते 10 + 5/50, फिर ये होता 15/50। समझ में आ रहा अच्छे से? तो वो धीरे 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 कहीं पहुंच जाती। ठीक है, तो आप डायरेक्ट निकालो ना, इतनी मेहनत काहे को कर रहे हो? तो अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, क्या फॉर्मूला है? प्रोडक्ट अपॉन सम, प्रोडक्ट अपॉन सम। एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 7 ओम का रेजिस्टेंस है, प्रोडक्ट कितना आया? 21, सम कितना आया? 10, 0 कटा पॉइंट इधर, टोटल रेजिस्टेंस कितना रहेगा? कितना आसान हो जाता है, समझे अच्छे से? तो ये फॉर्मूला यूज करने से अच्छा है हम लोग डायरेक्ट ये वाला, लेकिन कब? जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में। अब पता चला 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में था, आयुब सर ने सिखाए थे प्रोडक्ट अपॉन सम, तो R1 R2 R3 डिवाइड बाय R1 + R2 + R3, कौन सिखाया? मैं नहीं सिखाया है। 3 रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ये प्रोडक्ट बाय सम का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कितने रेजिस्टेंस के लिए वैलिड है? 2, 3 और 4 पे जबरदस्ती अपना दिमाग मत चलाना, ओवर दिमाग नहीं यूज करने का, ठीक है ना? तो अगर मोर देन 2 रेजिस्टेंस है, मोर देन 2 रेजिस्टेंस इन पैरेलल, 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तब उसको आपको नॉर्मल तरीके से निकालना पड़ेगा। 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + जितने भी रेजिस्टेंस है। समझा? इज इट वेरी मच क्लियर? ठीक है ना? तो ये आपका हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये पूरा आप अब चैप्टर को पढ़ने के लिए हो चुके हो स्टार्ट। क्या बेटा? स्टार्ट। अब आपको इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन ना इसमें से रिलेटेड है, मतलब 11वीं से रिलेटेड, ये रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल से रिलेटेड है एक्सरसाइज के अंदर। तो उस 2 क्वेश्चन को करते हैं, और फिर जो चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ, उसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। समझा अच्छे से? ये पूरा लिख के लो, 2 न्यूमेरिकल कराने का है मेरे को, तो ये पूरा लिखो, 2 न्यूमेरिकल कराना है मेरे को, जल्दी फटाफट।